खान पान के जरिए जहर आप ले रहे हैं, और उससे जोड़ के भी देखा गया है कि ऑटिज्म हो सकता है आपके बच्चे को अगर इस वातावरण में रह रहा है। तो प्रेग्नेंट विमेन इसके एक्सपोजर में रहे तो उसका बच्चा मंद बुद्धि पैदा हो सकता है। मोबाइल से भी जोड़ के देखा है ऑटिज्म को, मोबाइल से कनेक्शन है ऑटिज्म का भी। आप शुरू में जब बच्चा छोटा होता है तभी आप मोबाइल थमा देते हैं, रो रहा है चुप हो जाएगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो सिखा रहे हैं, लेकिन वो आपका जो स्टार है वो गर्दिश में जाने वाला है कल को। तो ये इस तरह की गलतियां कल को भारी पड़ सकती। क्यों? क्योंकि आप फोन पे हैं तो बच्चा फोन पे है, आप फोन को नहीं छोड़ रहे हैं तो बच्चा फोन को नहीं छोड़ रहा है, तो उसकी आदत में शामिल हो गया, अब उसने को ज्यादा आपने रोक टोक की तो जो उसका अधिकार हक वो समझने लगा है, उस पर एग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा। तो फिर जिस तरह की बात आपने की, वो राजस्थान से भी कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि उसने सुसाइड कर दिया, एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली। हत्या और खुदकुशी बहुत कॉमन हो गया है। चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहता है कि बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, आपको जो देखेंगे वो करेंगे। शुरुआती दौर में ही जरूरी है। बच्चा 5 साल से ज्यादा का हो जाएगा तो फिर शायद आप संभाले नहीं संभले। और अभिनव अरोड़ा के आगे अब वो बच्चे आ गए हैं जो सीधे पालने से उठ के तुतला रहे हैं और कह रहे हैं भौतिक शिक्षा मत लो, स्कूल मत जाओ। सिर्फ और सिर्फ माँ बाप करवा रहे हैं, बच्चों का इसमें कुछ नहीं है। चिप्स और बाकी चीजें खा रहे हैं, उसमें पाम ऑयल है। कार्डियोलॉजिस्ट से बात की मैंने, उन्होंने कहा कि पाम ऑयल से हार्ट का खतरा जो है वो बढ़ता है, वो बच्चों में बढ़े। तो ये बताना जरूरी है पेरेंट्स को कि आप जब खरीद रहे हो तो बच्चों को बताइए, वो जिद भी कर रहे हो तो उनकी साइकोलॉजी के लिए उनकी सोच को बदलना जरूरी है। सोच तब बदलेगी जब आप बताएंगे कि इसमें ये चीज है और इसने देखो ये कहा है कि इसको खाने से ये हो, तो उनकी धारणा को बदलने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आने का परिमल साहब। नहीं, आपने जिस तरह का काम शुरू किया है, मेरी तवज्जो तो बहुत थी इस तरफ, लेकिन साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी बच्चों के हवाले से कि बहुत फ़िक्र हो रही थी। और फिर मैं आपके काम को उससे जोड़ करके देख रही थी कि आपके पास ज़्यादा बड़ी नज़र है, आप समाज को ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं और हर एंगल से समझ रहे हैं। 3 मुद्दे हैं मेरी नज़र में। एक तो सबसे पहले उस पर हम बात करना चाहेंगे कि बच्चों के व्यवहार में बहुत ज़्यादा आक्रामकता आई है। ऐसी खबरें हमने सुनी और कुछ एक वीडियो भी देखे जहां बच्चे को मोबाइल नहीं दिया माँ ने या ले लिया हाथ से तो हत्या कर दी, माँ की सर पे वार कर दिया या इस तरह के, या अपनी जान ले ली। इस तरह के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ मामला है जिसको बहुत लोग अब दबे शब्दों में बात करने लगे हैं कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, यानी जो हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा हैं, और उसमें कुत्ते हैं, उसमें गाय और बैल है, सांड है, इनके व्यवहार में भी बहुत फ़र्क आया है। इतनी घटनाएं हैं गाय के आक्रामक होने की जिसमें लोगों की जानें गई हैं। बहुत सी घटनाएं हैं कुत्तों के आक्रामक होने की जहां उन्होंने बच्चा देखा तो हमला कर दिया और खा गए, फाड़ के खा गए, या बुरी तरह से हमला कर दिया। कमज़ोर आदमी है, बुज़ुर्ग है या महिला है या बच्चा है तो उसके साथ ये हुआ। तो ये लोग भी वही शहरों के अंदर, इंसानी आबादी के अंदर जो खाना है जो फेंका जा रहा है, कूड़े में जा रहा है, उसी कूड़े से अपना पेट भर रहे हैं और इनके व्यवहार में भी बड़ी आक्रामकता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने इतनी रिपोर्टिंग की है एडल्ट्रेशन को लेकर, फूड को लेकर, और बच्चों पे काम कर रहे हैं, आपको इसमें कहीं कुछ तार जुड़ते हुए नज़र आते हैं? देखिए शिवाजी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने बुलाया इस कार्यक्रम में। बहुत सारी चीज़ें जो की है उसमें एक बात यहाँ पे दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है कि जिन सब्जियों को हम खा रहे हैं, जिस माहौल में हम पल बढ़ रहे हैं, वो बहुत ख़राब है। और ये मेरे हवाले से नहीं है, एम्स के हवाले से है। एक रिपोर्ट जो मैंने एनडीटीवी में रहते हुए करीब 5-6 महीने पहले की थी, उसमें ये बताया था कि जो सब्जियां अलग अलग जगहों में उग रही हैं, हम यमुना के बारे में तो जानते हैं कि सब्जियां उग रही हैं, टॉक्सिसिटी होगा, टॉक्सिन्स होंगे उसमें। हिंडन के बारे में भी जानते हैं कि पॉल्यूटेड रिवर है, उसके वहाँ भी दिक्कत हो सकती है वहाँ पे उग रही सब्जियों को लेकर। लेकिन मंडियों में जाकर जब आप पूछ रहे हैं कि सब्जियाँ कहाँ से आई हैं, और बताने राजस्थान, पंजाब और बाकी इलाकों से, साहिबाबाद मंडी की बात मैं कह रहा हूँ, और मंडी जाने के पीछे मकसद ये था कि ये टटोला जाए कि यमुना और हिंडन के किनारे उग रही सब्जियों को लेकर तो बहुत चीज़ें आई सामने में। क्या वाकई जो बाहर दूर दराज के इलाकों से जो सब्जियां पहुंच रही हैं, हमारे थाली में पहुंच रही हैं, क्या उसमें भी टॉक्सिन है? ये समझने की कोशिश इसलिए थी क्योंकि जिस एम्स पे हम भरोसा भगवान या अल्लाह की तरह रखते हैं कि जहाँ पर अगर कोई बीमारी का इलाज है तो वहाँ इलाज होगा ही, जब उन पे एम्स में के डॉक्टर कई सालों तक ये कोशिश करते रहे कि बीमारी के सिम्टम तो हैं, लक्षण है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तब इनको ज़रूरत पड़ी, एक लैब है वहाँ पे जो देश का एकमात्र लैब है, इकोटॉक्सिकोलॉजी लैब, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स को लेकर काम करने वाली बात।
और ये पेशेंट तब वहाँ पे रेफ़र होते हैं जब डॉक्टर अपने तरीके से सिम्टम्स देकर इलाज कर रहे होते हैं, और वो अलग अलग विभाग के डॉक्टर, मतलब ऐसा नहीं कि न्यूरो का ही केस है, ऐसा नहीं कि आपको पेडियाट्रिक का केस हो, ऐसा नहीं कि आपको जो है नेफ्रोलॉजी का केस हो, कोई भी केस जो उनसे नहीं संभल रहा था, तब इनको लगा कि अननोन इटियोलॉजी ये लोग लिखते थे कि बीमारी पता ही नहीं चली कि किस वजह से है। ये बेसिकली दर्शकों को ये बताने की कोशिश है कि हेवी मेटल्स की मौजूदगी हमारे वातावरण में है, हमारे खान पान में, हमारे सब्जियों के ज़रिए, हमारे पानी के ज़रिए, हमारे दूध के ज़रिए हम तक आ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली चीज़ थी जब ये बताया जाए किसी को कि आप जो साग खा रहे हैं, हरी साग, हरा साग, सब्जी, ये आपको लग रहा है कि बहुत तंदुरुस्त कर रहा है, दूध आप पी रहे हैं तो लग रहा है कि आपको बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें मर्क्यूरी है, इसमें लेड है, इसमें क्रोमियम है, इसमें कैडमियम है, और ना जाने कम से कम 20 हेवी मेटल्स की मौजूदगी हमारी जो रिपोर्ट्स थी, जो हमने सैंपल लिया और हमने एम्स को दिया, और ये एम्स की रिपोर्ट है कि इसमें उन सब चीज़ों की मौजूदगी है। अब आप सोचिए कि सब्जियों में क्रोमियम और कैडमियम, अभी एक पत्रकार थे रवि प्रकाश, नहीं रहे, झारखंड में थे, जी, उन्हें कैंसर हुआ था, बहुत अच्छे से लड़ा उन्होंने कैंसर की लड़ाई, बहुत लोगों को हिम्मत भी दी। उन्होंने कहा कि एक चर्चा उनसे हो रही थी जहाँ पे एम्स के भी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि सिगरेट मैंने कभी नहीं पी और लंग्स कैंसर था उनको। तो वातावरण में आप सोचिए कि ज़रूरी नहीं कि जो सिगरेट का धुआं आपके अंदर जा रहा है तो वही धुआं है जो आप खा रहे हैं, और उसमें निकेल, क्रोमियम, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक, ये अगर आ रहा है, यकीन मानिए जब ये रिपोर्ट की थी 5-6 महीने पहले, तो तुरई लाने में, लौकी लाने में सहम जाता था कि खा तो रहे हैं लेकिन अब उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात उस वक्त तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी थे, पुरानी सरकार की बात है, 6-7 महीने 8 महीने पुरानी बात। तो ये बात चर्चा हमने उनसे की, क्योंकि हमारे देश की सरकार इस मामले में भी विफल है कि फसाई जो रेगुलेटर है उसने परमिसिबल लिमिट तय कर रखे हैं, लेड कितना होना चाहिए, और ये सब मैंने जो चीज़ें बताई वो परमिसिबल लिमिट से कहीं ज़्यादा है। और कुछ हेवी मेटल्स के तो परमिसिबल लिमिट ही हमारे पास नहीं है कि खाने पीने की चीज़ों में कितने होने चाहिए। तो ये भी सवाल हमने उठाया था कि परमिसिबल लिमिट भी तय होना चाहिए, जिन हेवी मेटल्स की परमिसिबल लिमिट आपके खान पान की चीज़ों में नहीं है। अब मुद्दे पे लौटते हैं, जो आप ये कह रही हैं कि किस तरीके से व्यवहार बदला है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें एक कारण ये ज़रूर है कि जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर हेवी मेटल्स आ रहे हैं, वो चाहे सांसों के जरिए आ रहे हो, जिस धूलकण को बचपन में हम सिर्फ मिट्टी समझते थे, उसमें एम्स और टेरी की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें लेड है, इसमें क्रोमियम है, इसमें कैडमियम है, और सिर्फ दिल्ली शहर की बात नहीं है, 6 शहरों पे किया गया शोध है जो अभी हाल फिलहाल में 2 महीने पहले प्रकाशित हुआ है। तो अब सोचिए, सांसों के जरिए जहर, खान पान के जरिए जहर आप ले रहे हैं, और उससे जोड़ के भी देखा गया है, एक रिपोर्ट तो ये भी आई है हाल में कि ऑटिज्म हो सकता है आपके बच्चे को अगर इस वातावरण में रह रहा है। तो दिल्ली की जो अभी आबो हवा है, अगर इसमें महिला प्रेग्नेंट है तो महिला प्रेग्नेंट अगर है तो मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो सकता है। ये दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, इहबास हॉस्पिटल, जब आप मानसिक तौर पे बीमारी की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों में से एक है। उन्होंने ये कहा कि ये जो आबो हवा है उससे अगर प्रेग्नेंट विमेन इसके एक्सपोजर में रहे तो उसका बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। ये तो उनकी बात हो गई। एक रिसर्च अभी आया, उसमें ये कहा गया कि अगर इस आबो हवा में आपका बच्चा है और ये एक्सपोजर उसको लगातार हो रहा है तो ऑटिज्म जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तब सोचिए कि किस किस तरह की चीज़ें हैं। मतलब दोनों चीज़ों को मैं जोड़ के देखने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ कि एक तो आप प्रेग्नेंट वीमेन को भी ये संदेश जाए कि कल को हम ये सोचते थे ना कि घर वहाँ ले जहाँ पे स्कूल नज़दीक हो, हॉस्पिटल नज़दीक हो। अब आप ये सोचिए कि जहाँ का AQI अमूमन कम रहता हो। एक बीजेपी के लीडर हैं, आज एक मेरे दोस्त से चर्चा हो रही थी, नाम बताना ठीक नहीं होगा, अब वो मयूर विहार से शिफ्ट हो गया हरियाणा, क्योंकि प्रदूषण वाली स्थिति। हरियाणा बेटर है, हरियाणा में गुड़गांव उन्होंने देखा जरूर होगा, मतलब जो चर्चा हो रही थी, मतलब इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से आबो हवा खराब है कि वो शिफ्ट हो गए। हो सकता है वहाँ पे उस इलाके में गए होंगे जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हों, पेड़ पौधों से कम ये सहूलियत तो हो ही जाती है कि आपकी स्थिति बदली है। तो एक तो हो गया खान पान, आबो हवा हो गई। तो ये 2 चीज़ें मैंने बताई एम्स के हवाले से। कई शोध इस तरह के हुए। अब ये जो व्यवहार बदला है वो
इन सब परिस्थितियों की देन से जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि MB पद्मा थी एम्स की डॉक्टर, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने छोड़ दिया, किसी दूसरे जगह ज्वाइन किया। न्यूरो की बहुत नामी गिरामी डॉक्टर हैं साउथ ईस्ट एशिया के। उन्होंने कहा कि इसी एक्सपोजर से, हेवी मेटल के एक्सपोजर, चाहे वो किसी भी ज़रिए आपके शरीर में दाखिल हो रहा हो, न्यूरो प्रॉब्लम हो रहे हैं बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑटिज़म की डॉक्टर हैं डॉक्टर शेफाली गुलाटी एम्स की, उन्होंने इससे जोड़ के देखा, और यही नहीं, मोबाइल से भी जोड़ के देखा है ऑटिज़म को। अच्छा, मोबाइल से कनेक्शन है ऑटिज़म का भी। वो शेफाली गुलाटी ने हमारे इंटरव्यू में, किडोक्रेसी के इंटरव्यू में ये बात कही है। तो आप सोचिए कि बीमारी किस किस रूप में, किस किस तरीके से हमारे अंदर दाखिल हो रही है, और हमें इल्म भी नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। बाप रे, मेरे अंदर इतने सवाल पैदा हो गए आपने जो कुछ बताया है। आप ये कह रहे हैं कि ये कितनी अजीब विशेष साइकिल है कि आप बड़े शहरों में आते हैं ये सोच करके कि अच्छा स्कूल और अच्छी परवरिश दे पाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे हमारे बुज़ुर्गों के लिए, और ये सब, और यही शहर आपको मार रहे हैं, आपको बीमारियां दे रहे हैं। ये वो बीमारियां हैं जिन पर अभी रिसर्च होनी शुरू भी नहीं हुई है, अभी सिर्फ सिम्टम्स है, उस सिम्टम्स को भी पूरी तरह से व्याख्यायित नहीं किया गया है, डिफाइंड सिम्टम्स नहीं हैं, और हम इसमें फंस गए हैं, शहरीकरण में हम फंस गए हैं। मुझे याद आ रहा है कि अपनी सरकार के एक बड़े मंत्री ने ये बात कही थी कि हमारा टारगेट है कि भारत में 75% पॉपुलेशन शहरी होनी चाहिए। ये तो अपने आप में, अब शहरी बात अगर आप कह रही हैं तो इसमें अब सोचिए कि किस तरीके की चीज़ें हम लोग ले रहे हैं। मतलब हमारा गोल पोस्ट ही कितना गड़बड़ है, उल्टा गोल पोस्ट है। हमारा मंत्री, ये हमारा सरकार ये चाहती है, मंत्री कह रहे हैं कि हमारा ध्येय है, ये लक्ष्य है कि हम 75% पॉपुलेशन को शहरी पॉपुलेशन बना दे, शहरों में ले आए। तो जिस गांव के देश की बात कही जाती थी, भारत को, भारत गांवों का देश है, अब खेत खलियान आप चाहेंगे कि दिल्ली का दायरा और बढ़ा दें, तो चीज़ें कहाँ जाएंगी फिर? दिल्ली के आसपास के तो सभी खेत खलियान, अब बिल्डिंगें बन गई, बन रही हैं। और उसको NCR को भी जो बढ़ाने की बात पुराने वक्त में हुई थी, अगर वो बढ़ेगा, कंक्रीट के जंगल और बनेंगे, जिसकी शायद ज़रूरत है भी और नहीं भी, लेकिन इस बात का ख्याल तो ज़रूर रखा जाना चाहिए कि पर्यावरण से समझौता करते हुए इन सब चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, आपने अगर सारी शिक्षा को बड़े शहरों में केंद्रित कर दिया, रोज़गार को सारे हर तरह के कर दिया केंद्रित, तो देश का नौजवान वो कहीं का भी होगा, वो तो, उसको भी तो तरक्की का हक है, वो तो भागेगा ही। अगर यही अच्छे शिक्षा के संस्थान हर जगह होते तो लोगों को भागना नहीं पड़ता। बच्चों को अभी देखिए, कोटा का जो हाल हुआ था, अब तो कोटा बियाबान हो गया है, वहाँ की कोटा का जो पूरा संजाल था वो ख़त्म हो गया है, और लोग वहाँ रो रहे हैं। वहाँ 5 स्टार लेवल के बनाए गए थे हॉस्टल्स बच्चों के लिए, कि अमीर बच्चे जो डॉक्टर इंजीनियर बनने आएंगे उनके लिए, उनको घर की कमी महसूस ना हो, तो उनके लिए 5 स्टार से भी ऊपर वाले हॉस्टल्स बनाए गए थे, जिनका 20-25 हज़ार रुपये महीना किराया था। अब वो किराया, एक एक हॉस्टल जो 100 बच्चों के लिए बना होगा, उसमें 5 या 6 बच्चे हैं, और किराया कम होके 5,000 हो गया है। तो ये जो केंद्रीकरण होता है, अभी जो बरसात में दिल्ली में कुछ बच्चे प्राइवेट लाइब्रेरी में मारे गए, तो फिर आपको पता है कि मुखर्जी नगर का भी क्या हाल हुआ, और अब सब नोएडा चला गया है। तो ये जो पूरे विकास का जो आइडिया है, उसको कहीं पर भी चेक नहीं लगाया जाता कि ये एक सब तरफ विकास हो, एक जगह जमा ना हो जाए, ये तो उसकी देन है। लेकिन मैं वापस बच्चों के सवाल पर आती हूँ, जो अभी उस 10वीं 12वीं में नहीं पहुँचे, उनसे छोटे उम्र के बच्चे हैं। क्या कोई ऐसी बात आपको विशेषज्ञों से पता चली है कि जो हमारा कंज्यूम ये है, मोबाइल का जो टाइम हम इस पर लगा रहे हैं, बच्चे हमारे जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? क्योंकि ऐसे गेम्स थे जिनमें बच्चों ने अपनी जानें ली, हमें पता है कि उनमें असाइनमेंट और टारगेट दिया जाता था, और ये बोला जाता था कि ये आपको करना है, वो करते करते आखिर में अपनी जान तक दी बच्चों ने। एक तो वो दौर था, PUBG का नशा था बच्चों को, और अभी दूसरी तरह के गेम्स आ गए हैं जिनका नशा है। बच्चे इतने व्याकुल हो जाते हैं बिना मोबाइल के कि वो कुछ भी कर सकते हैं, पागलपन, अपनी जान ले सकते हैं, किसी और की जान ले सकते हैं। क्या है कोई ऐसी रिपोर्ट आपकी पत्रकारिता में सामने आया? देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ तो ये कि, और बताना भी, कि अनजाने में आप शुरू में जब बच्चा छोटा होता है तभी आप मोबाइल थमा देते हैं, जबकि इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक की गाइडलाइन भी है, जो शायद हमें पता नहीं होता और पेरेंट्स को पता नहीं होता, कि ये कहा गया कि 2 साल तक के बच्चों को स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 साल बिल्कुल नहीं।
और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक भी यही कहती है, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स भी यही कहती है कि 2 साल के बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं। जिस मोबाइल को हम खिलौनों के तौर पे शुरुआती दौर में बच्चों को थमा देते हैं, रो रहा है चुप हो जाएगा, अच्छा इस पे सॉन्ग सीख लेगा, अब हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो सिखा रहे हैं, लेकिन वो आपका जो स्टार है वो गर्दिश में जाने वाला है कल को। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि आपने अनजाने में थमा दिया, वो कब ज़िद में बदल जाती है चीज़ें, कब वो उसको अपना हक समझने लगते हैं, कब वो स्क्रॉल करते करते फेसबुक और रील्स और इंस्टाग्राम पे रील्स देखने के चक्कर में क्या वो देख रहे हैं वो पता नहीं होता है। और उस कम उम्र में आपको क्या देखना चाहिए वो आपको तो पता है नहीं। मोबाइल पे आप सर्च कर रहे हैं, आपको जिस तरह का कंटेंट मिलते जाएगा आप उसको देखते जाइए और करते जाइए। तो पहली चीज़ तो ये बताना ज़रूरी है उन माँ उन बहनों को, क्योंकि मैं अगर ये बात आज कह रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि 3 महीने की जो मेहनत मैंने की है उसमें मेरी समझ भी बढ़ी है। किडोक्रेसी पे काम करते करते अलग अलग शोध पढ़े, लोगों से बात की, तब जाके इस स्थिति में मैं हूँ कि आपसे इन चीज़ों को शेयर कर पा रहा हूँ। क्योंकि उतनी वक्त कहाँ मिलती है आपको जर्नलिज्म वाली ज़िंदगी में, आप बाकी चीज़ों में भाग दौड़ करते रहिए। ये बच्चों वाला जो सेगमेंट है उसमें मैंने कहा कि 2 साल की उम्र तक तो बिल्कुल मोबाइल है। जो आम तौर पे अभी भी जिस बिहार से मैं हूँ, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पे परिवार में भी लोग खाना नहीं खा रहा, दे दो जी, खाना नहीं खा रहा, टीवी दे दो जी, मोबाइल चला दो जी, चुप हो जाएगा। तो ये इस तरह की गलतियाँ कल को भारी पड़ सकती। क्यों कल को भारी पड़ सकती है, अभी मैं रिलेट कर देता हूँ, फिर मुद्दे पे लौटता हूँ। अभी लोकल सर्किल ने एक सर्वे किया जिसमें 70,000 पेरेंट्स के जवाब आए देश भर से, अलग अलग जगहों से। उसमें ये पूछा गया था कि आपका बच्चा सोशल मीडिया पे कितना रहता है। हालांकि वो एज ग्रुप 9 से 17 एज ग्रुप लिया गया। शुरुआत में मैंने बताया कि आपने आदत थमाई, बाद में क्या असर होता है वो भी देखिए। 9 से 17 साल के एज ग्रुप के जो पेरेंट्स थे बच्चों के, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की कि 3 घंटे से ज़्यादा रोज़ाना मोबाइल फ़ोन पे क्या करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का जिक्र नहीं था, कुछ नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ें, इस पर वो रहते हैं। अब क्या आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। ये बात भी कह रहे हैं कि कोई आधार से ऑथेंटिकेट करने का, ऑथेंटिकेशन का जरिया हो जिसमें पेरेंट्स इंश्योर करें कि बच्चा अगर एडल्ट नहीं है तो पेरेंट्स की अनुमति होनी चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कितना अनसोशल कर रहा है। आप परिवार में बैठे हुए हैं, 3 लोग मोबाइल पकड़ के बैठे हुए हैं, मेट्रो में बैठे हुए, आप हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन देख लीजिए। एक वक्त मैंने अपने एक वीडियो में जिक्र किया था कि एक माँ और एक बच्चा दोनों किताबें पढ़ रहे थे। तो मैं और पत्नी जर्नी कर रहे थे मेट्रो में, तो मेरी वाइफ ने कहा देखो, क्योंकि माँ पढ़ रही है तो बच्चा पढ़ रहा है। ये समझना ज़रूरी होगा चाइल्ड साइकोलॉजी को, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक्सपर्ट से बात करने के बिना पे ये कहा जा सकता है कि जो भी आप कर रहे हैं वो बच्चा आपको देख रहा है। अभी एक इंटरव्यू कुछ दिन पहले किया, संजीव रॉय हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि एक घर ऐसा है परिमल जी जहाँ पे शाम के वक्त में सारे मोबाइल फ़ोन पिंजरे में बंद हो जाते हैं, तो उनको रख दिया जाता है। मैंने कहा उस परिवार से मिलने की इच्छा है मेरी। तो इस हद तक स्थिति है। अब ये समझना पड़ेगा जो लोग भी इस प्रोग्राम को देखेंगे कि आज आपकी दी हुई आदत कल के लिए आपके लिए मुसीबत है। यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं। उसी सोशल मीडिया पे बच्चा चला जाएगा, क्या कंटेंट देख रहा है पता नहीं है। और जिस बात एग्रेशन की बात आप कह रही हैं, मोबाइल कई बार देखते हैं ना कि गर्म हो जाता है, तो गर्म होगा तो आप या हम भी खुद अगर गौर करेंगे तो चिड़चिड़ापन हमारे अंदर और आपके अंदर भी आता है। पुराने वक्त की बात, जब आप मोबाइल फ़ोन गर्म हो तो जिस हथेली पे उसको रखते हैं उसकी झुंझलाहट आपके दिमाग में आएगी और वो ज़बान से निकलेगी। तो मोबाइल फ़ोन एक तो ये है कि आप कंज्यूम अगर ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा देर तक हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो आँख तो बहुत एक छोटा पहलू है वो पहलू, क्योंकि आपको मायोपिया हो गया बचपन में ही तो दिक्कत है। अनसोशल हो गए आप, आपके खेलने कूदने वाले दोस्त सर्किल नहीं रहे, क्योंकि आप फ़ोन पे हैं तो बच्चा फ़ोन पे है। आप फ़ोन को नहीं छोड़ रहे हैं तो बच्चा फ़ोन को नहीं छोड़ रहा है, और बच्चा फ़ोन को नहीं छोड़ रहा है और आपने उसको थमा दिया ज़िद पे, तो उसकी आदत में शामिल हो गया। अब उसने को ज़्यादा आपने रोक टोक की तो जो उसका अधिकार हक वो समझने लगा है, उस पर एग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा। तो फिर जिस तरह की बात आपने की, वो राजस्थान से भी कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि उसने सुसाइड कर लिया, एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली। तो हत्या और खुदकुशी बहुत कॉमन हो गया है कि आप जब
मोबाइल से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। जब शुरुआत में कोशिश करनी है तो चूक हो गई और बाद में वो चिंता का सबब बन गया। जब हम इसकी बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत कम उम्र में आ रहे हैं, तो एक तो ये हुआ कि सोशल मीडिया को कोविड के दौर में बड़ा वो करके बताया गया कि भाई चलो घर में तन्हा कोई इंसान है तो सोशल मीडिया है तो समाज से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात ये हुई कि फिर पढ़ाई सोशल उसी पर होने लगी कि आपको ऑनलाइन क्लासेस देनी है तो बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया। हम लोगों ने भी, जिन बच्चों के पास नहीं था और वो पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके लिए भी हमने इंतज़ाम किए, सब ने मिल करके किया। तो एक चीज़ ये बड़ा नॉर्मलाइज हो गया है। अब उससे बाहर कैसे आएँ? अभी भी ज़्यादातर मामलों में जैसे ही कोई ऐसी छुट्टी होती है या टीचर्स के साथ इंटरेक्शन में बड़ी सारी मीटिंग्स और ओरिएंटेशन क्लासेस और ये सब मोबाइल पर ही बच्चों के साथ हो रहा है। तो उससे नहीं, लेकिन अब सवाल ये है कि सोशल मीडिया जिस तरह का उसमें आपको डिसर्निंग होना होगा कि आप क्या अलाउ करें, क्या ना अलाउ करें। यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है एजुकेशन का, हर तरह की एजुकेशन का और प्रैक्टिकल एजुकेशन का। तो यूट्यूब एक चीज़ है और यूट्यूब में उस तरह की टॉक्सिसिटी भी नहीं है जिस तरह की टॉक्सिसिटी बाकी के फेसबुक में भी हाँ, फेसबुक पर है, फेसबुक पे है, रील्स में आप चले जाइए, इंस्टा पे वहाँ हाँ, पे इंस्टा पे है और ट्विटर पे भी है। तो ये सारी जगहें बड़ी टॉक्सिक हैं और ये एक ख़ास तरह की मनोदशा पैदा करती हैं। तो ये फ़र्क भी लाना बहुत ज़रूरी है कि आप अनइंस्टॉल कर दें, वो ऐप्स हों ही ना। जब बच्चे के हाथ में अगर 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं तो उनके हाथ में जब आप फ़ोन दे रहे हैं या उनको भी अगर आप ख़रीद के दे रहे हैं तो ये ऐप्स ना इंस्टॉल करने दें। यूट्यूब एक एक्सेप्शन हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत शिक्षा की बात हो। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे हुआ ये कि कुछ वक्त पहले एक सज्जन से ही बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा आपको, परिमल और लोगों को, कि मोबाइल में अगर आपके नेटफ्लिक्स है और नेटफ्लिक्स के कंटेंट को आप मान रहे हैं कि वल्गरिटी वहाँ है, न्यूडिटी वहाँ है, तो सबसे पहले आपको उसको हटाना पड़ेगा। आपको एक नज़ीर पेश करनी पड़ेगी। मतलब फादर के मोबाइल में है तो बच्चे के हाथ में भी जा सकता है। इसमें तो वैसे ही फैमिली पैक आता है। हाँ, फैमिली पैक भी आता है। और आप अगर उससे जोड़ दीजिए आप अपने स्मार्ट टीवी से, तो आपकी सारी चीज़ें उस टीवी पे मौजूद हैं। यहाँ पर जो आप कह रही हैं मोबाइल वाला दौर, उसमें मैं व्यक्तिगत तौर पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं खुद मीडिया में, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में, कोविड का दौर, 2 बच्चे घर पे, ऑनलाइन क्लास, हमारी मजबूरी भी हो गई थी कि आपको स्क्रीन देना पड़ेगा। तो एक वक्त की वो मजबूरी थी कि आपने थमाया उसको। ये समझना ज़रूरी है कि कल को हो सकता है कि आपने पुराने वक्त में मोबाइल थमा दिया हो। ये कोशिश ज़रूर कीजिए कि जो लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि डेस्कटॉप दीजिए, आप ऐसी जगह पे देखें जहाँ पे बाकी लोग भी हैं, बाकी लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कंटेंट क्या देख रहा है। कहीं बिस्तर के नीचे छुप के देख रहा हो मोबाइल फ़ोन, उससे अच्छा है कि वो देखे। आप सीधे तौर पे ये नहीं कर सकते कि आप आदत ही छुड़वा दें, ये बहुत मुश्किल है आज के दौर में कि आप आदत ना लगने दें। ये कोशिश ज़रूर की जा सकती है शुरुआत से, लेकिन अगर मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है भी या बाकी चीज़ें हैं भी, तो ये ज़रूरी है कि मॉनिटरिंग कैसे की जाए, उसको लेकर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट रहे जहाँ पे वो सबके बीच में बैठ के देख पाए, एक जगह फिक्स हो, वहाँ पे कर पाए अपना काम, और किस तरीके से यूज कर रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज के दौर के पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि आप सीधे तौर पे नकार तो नहीं सकते, लेकिन शुरुआत से ये आप ज़रूर ला सकते हैं कि कैसे इसको मिनिमाइज़ किया जाए। कल के लिए ये गले का फांस बन सकता है, हमारी दिक्कत बढ़ सकती है और हमारा बच्चा कहीं स्क्रीन टाइम का बहुत आदी तो नहीं हो रहा है। इसमें बहुत सारे रिसर्च हैं शिवाजी स्क्रीन टाइम को लेके, जिसमें ये कहा गया है कि एग्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब है बिहेवियरल चेंजेस। और एक चीज़ और मानिए, आज के पेरेंट्स को शायद पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, कितनी देर सोना चाहिए इसका लेखा जोखा भी इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने कर रखा है कि एक ह्यूमन बीइंग, हम लोग मानते हैं कि 6 घंटे सो लिए, 5 घंटे सो लिए, अपने काम पे लग जाओ, उससे तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो हमने तो अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जी लिया। जो बच्चे हैं उनके बारे में बाकायदा गाइडलाइन बनाओ कि इस उम्र से इस उम्र तक कितनी देर उसको सोना है, प्लस माइनस भी किया हुआ है। तो ये भी पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि आपका बच्चा अगर बिलो 18 है तो मुझे लगता है कि 8 घंटे के आसपास कहा जाता है कि उसको सोने दीजिए आप। जब स्क्रीन पे रहता है बच्चा, उससे नींद भी घटती है, चिड़चिड़ापन और बाकी चीज़ तो मैंने कह ही दी, वो नींद भी घटती है। तो ये सब उस
आधार पे मैं कह रहा हूँ, जब चीज़ों को खंगाला है, इस बीच में पढ़ा है, एक्सपर्ट से बात की है, अलग अलग रिसर्च को देखा है, तब ये चीज़ें कह रहे हैं। क्योंकि कल को, आज को, मतलब ये प्रोग्राम अगर कल को कोई देखे तो कम से कम वो इस बात को समझे कि ये सारी चीज़ें उसके जहन में होनी चाहिए। नींद का सवाल आपने बहुत ज़रूरी उठाया और ये हर एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है। ये जो ब्लू लाइट है हमारे स्क्रीन की, स्मार्टफोन के स्क्रीन की, इसने हर एज ग्रुप के नींद के पैटर्न को डिस्टर्ब कर दिया है और नींद बहुत कम है और नींद डीप स्लीप नहीं है। डीप स्लीप नहीं है, उसी के साथ साथ एंग्जाइटी, क्योंकि आप रील्स देख रहे हैं और उसमें ज़्यादातर ख़तरनाक किस्म की वीडियोस हैं जिसमें कोई हादसा हो रहा है या कोई हिंसा हो रही है या कोई लड़ाई जंग ये सब हो रही है और जंग के आफ्टर जो इफ़ेक्ट्स हैं और जो उसकी तस्वीरें आई हैं, वीडियोस आए हैं विक्टिम्स की, वो हैं। तो इससे जो एक एंग्जाइटी और पैरानोया का लेवल है वो भी बहुत बढ़ गया। और नहीं, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि हमने कोई फ़ोटो डाल दिया, रील्स बनाई, अब उसको आप देखिए कि एक मेंटलिटी है, ह्यूमन मेंटलिटी, कितने लोगों ने देखा, तो बार बार आप जाएंगे उसको देखने के लिए, कितने लाइक्स मिले, कोई कमेंट आया क्या? या आप आज के दौर में देखिए कि हर कोई रील्स बना रहा है। अगर माता पिता मान लीजिए रील्स बना रहे हैं, बच्चे भी तो देख रहे हैं उसको, और बच्चे अगर सोशल मीडिया पे कम उम्र में चले गए, 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में, तो सोशल मीडिया पे जाने का मतलब क्या होता है? कोई भी फ़ोटो, हमारा भी टेंडेंसी है, हम लोगों की भी टेंडेंसी, कुछ हमने पोस्ट किया तो एक वक्त के बाद हम देखेंगे कि कितने लोगों ने कोई कमेंट किया, कोई जवाब देना है, जुड़ जाता है उससे कि किसी ने पसंद किया, किसी ने लाइक किया, किसी ने कोई आलोचना तो नहीं की, तो उसका भी जवाब देना जरूरी है। तो आप सोचिए कि कोई भी चीज़ अगर आप पोस्ट करेंगे, सोशल मीडिया पे रहने का मतलब है कि एक बड़ा दायरा करना और अपनी फ़ोटो या अपनी रील्स डाल के ये देखना कि कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो बार बार आपकी उंगलियां उस पर जाएंगी, उसको देखेंगी, उसको तलाशेंगी। तो हो सकता है रात के 12-1 बजे भी उठे तो हो सकता है उस पर उंगलियां जाएंगी कि कितने बजे। यानी ये एक स्ट्रैटेजी अच्छी होगी कि आप खुद इस अपने नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से बचने के लिए कोई भी चीज़ पोस्ट ना करें ऐसे समय में जिसको लेकर के फिर आप सचेत हो जाएं कि किसी ने क्यों नहीं देखा, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। तो सोने से 2-3 घंटे पहले से ही पोस्ट करना बंद करें। ये कहा भी जाता है कि सोने के 1 घंटे पहले आप स्क्रीन टाइम 0 कर दें आप, नहीं तो नींद अच्छी नहीं आएगी आपको जी। और आप देखिए कि ये चीज़ें जो बात हो रही है वो आदत कैसे बनती है? आदत हमसे ही तो बनती है, बच्चों की आदत। चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहता है कि बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, आपको जो देखेंगे वो करेंगे, और वो करेंगे तो बाद में वो टेंडेंसी बन जाएगी, और बन जाएगी तो फिर बाद में आप देखिए कि पुराने वक्त में इसी कड़ी में आगे कि आप कैसे किसी चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग रामायण महाभारत देखते थे, उस बीच में खबरें हमारे पिताजी या चाचा बताते थे, उस वक्त में हम लोग छोटे थे, कि तीर लगने से आंखें चली गई। तो आप उसको देखते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। शक्तिमान आता था, उसके एक्टिंग को करते करते कई लोगों की जाने चली गई, बच्चों की जाने चली गई। ये बताना इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी है कि अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो ये माने कि जो वो कर रहा है या बच्चा जो आपका देख रहा है, आपके ज़रिए देख रहा है या टेलीविज़न या सोशल मीडिया या अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए देख रहा है, वो उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, वो उसको करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें भी आगाह करनी बहुत ज़रूरत है और समझने की बहुत ज़रूरत है कि इसमें सचेत होना शुरुआती दौर में ही ज़रूरी है। बच्चा 5 साल से ज़्यादा का हो जाएगा तो फिर शायद आप संभाले नहीं संभले, लेकिन शुरू में आपने अगर आदत नहीं लगाई, मैंने कहा ना किताब पढ़ने वाली बात, तो आज के दौर में देखिए किताब पढ़ना तो लगभग बंद ही है। लोग अपने टेक्स्ट बुक के अलावा जो कोर्स की किताबें हैं उसके अलावा आप बच्चों को आप यूजुअली नहीं देखते होंगे, बहुत कम बच्चे हैं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जो परिवार का संस्कार या परिवार के जो तौर तरीके हैं उसकी अहम भूमिका है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। आपने रील का जिक्र किया, मैं इस पर बात आपसे गहराई में करना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप की महत्वाकांक्षा ने उनको रील्स की दुनिया से न सिर्फ वो देख रहे हैं बल्कि वो रील्स का विषय ही बन गए हैं, खुद वो रील्स बना रहे हैं या उनको रील्स का कैप्चर किया जा रहा है। ऐसे ऐसे गाने मैंने देखे जो बहुत ही अश्लील किस्म के गाने हैं, आइटम नंबर्स हैं हमारी फिल्मों के, उन पर छोटी बच्चियां 2 अक्टूबर के या 15 अगस्त के प्रोग्राम में अपने स्कूल के स्टेज शो में वो कामुक और बहुत अश्लील बोल वाले गाने और उसी तरह के एक्शंस करते हुए डांस कर रही हैं। उसी तरह के उन्होंने कपड़े भी पहने हुए हैं बच्चियों ने, और इन बच्चियों की उम्र है 5 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरह की एज ग्रुप के बच्चे हैं। तो माँ बाप
ये बच्चे ने खुद नहीं किया, ये माँ बाप ने किया है। स्कूल ने इसको अनचेक्ड, जब रिहर्सल्स हो रही थी, ये सब हो रहा था, तो स्कूल्स ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि किस तरह का गाना है। हमारे बचपन में भी हम 2 अक्टूबर की तैयारी करते थे, तो वो गाने अलग तरह के होते थे। नहीं, हमारे दौर के गाने, मतलब आपके दौर के तो वाकई बहुत दूसरे तरीके के थे। हमारे दौर के 90s वाले गाने भी अलग अलग अच्छे अच्छे गाने थे। और कभी कभी इस तरह के गाने आते थे जिसको आप कहते कि इसको बच्चों को नहीं देखना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। आज के दौर में ज़्यादा करने वैसे ही हैं। बच्चों को स्कूल की तरफ से फिल्में दिखाई जाती थी, तब भी लिहाज रखा जाता था कि कौन सी फिल्में दिखानी है, तो उसमें भी। लेकिन ये जो अभी दौर आया है जिसमें बहुत सेक्सी गाने, छोटी छोटी बच्चियां उस पर डांस कर रही हैं और वाहवाही हो रही है, और नीचे आप कमेंट्स देखें तो ये समाज उनको प्रमोट कर रहा है। उसमें ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि इसने तो कैटरीना कैफ को भी पीछे छोड़ दिया, ये वो। तो आपको क्या लगता है, ये 4-5 साल में ये बच्चे एडोलेसेंस एज में आ जाएंगे और फिर हमेशा के लिए ये इस इमेज के साथ अपनी जिएंगे कि उन्होंने बचपन में इस तरह की चीज़ें की थी, ये उनके साथ चिपक जाएगा। तो आपको लगता है कि ये इस पर किसी तरह से गवर्नमेंट की रोक होनी चाहिए, स्कूल्स, कॉलेज, स्कूल्स के, प्राइमरी स्कूल्स की रोक होनी चाहिए, या साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है शीबा जी कि सबसे पहले रोक तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जो वो करवा रहे हैं बच्चों से, वो उनकी समझ है, बच्ची की समझ नहीं है। बच्ची ये नहीं समझ रही है कि अभी एक मूवी आई स्त्री 2, उसका एक गाना पे मैंने देखा एक व्हाट्सएप ग्रुप में ही, कि 6 साल की बच्ची अगर हुस्न और बाकी चीज़ों को लेके डांस कर रही है और पोज स्टेप वैसे ही हैं, क्योंकि फॉलो करते हैं ना आप चीज़ों को, स्टेप बाय स्टेप फॉलो होना है, बिना समझे अनजाने आप उसको फॉलो किए जा रहे हैं और कर रहे हैं, और पेरेंट्स इस बात को इंश्योर नहीं कर रहे हैं कि ये गलत है, उनकी वाहवाही है, पीठ थपथपा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि शुरुआत तो इसकी घर से होनी चाहिए, जहाँ पे पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है, माता पिता को समझना ज़रूरी है कि ये गाना वाकई बच्चे के लिए है या बच्ची के लिए है या नहीं है। ये इस तरह के गाने जो हम पहले बचपन में झेप जाते थे, परिवार के बीच में अगर कभी कोई आ जाए आइटम सॉन्ग तो आप उठ के चले जाते थे या सबके साथ नहीं देख पाते थे, उसको स्टेज पर आप अगर कर रहे हैं तो क्या सिर्फ वही गाने बचे हैं जिसको आप कर सकते हैं? क्या उस तरह के गाने नहीं आइटम सॉन्ग के अलावा जिस पे डांस अच्छा हो सकता है या किया जा सकता है? यहाँ पे तो माँ और बेटा भी डांस कर रहा है अच्छे अच्छे गानों पे, वो भी है कई रील्स में आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक दखल जो है वो परिवार की तरफ से शुरुआती दौर में होना बहुत ज़रूरी है, कि आप भाव भंगिमा बिल्कुल वैसे ही रख रहे हैं जो एक मैच्योर एक्ट्रेस ने किया है, परफॉर्म किया है, वो रियल था, आप रियल लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने परिवार के बीच में करने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्कूल के स्टेज पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करने की कोशिश हो रही है तब तो दखलत सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल होनी चाहिए कि आप क्या करवा रहे हैं बच्चों से। परिवार में अगर परिवार उसको प्रमोट कर रहा है, क्योंकि परिवार में जब तक सीखा नहीं बच्चे ने तब तक वो परफॉर्म कैसे करेगा, तो इस बात को इंश्योर करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना कि आप अगर गाना पे अच्छा डांस, वही बच्चा उसी के लिए ताली बजेगी जो जैसे हीरोइन ने किया वैसे ही स्टेप बाय स्टेप सब कर दे, वो आँख चमकाना हो या फिर अब किसी भी बॉडी पार्ट शारीरिक भंगिमा हो, भाव भंगिमा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पेरेंट्स का अवेयर होना ज़रूरी है कि आप सिर्फ ताली बजाने के लिए कि बच्चा जो है कुछ अच्छा कर रहा है उस पर नहीं जाए। आप इस बात को देखिए कि जिस उम्र में कर रहा है, क्या उस उम्र में उस तरह के गाने उसके लिए अच्छे हैं। और यहाँ पर जो बात है कि अगर बड़े बड़े मंच पे हम लोग के समय में गीत बाहर आता था, सारेगामापा आता, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं थी, वो बच्चों को प्रमोट करने की कोशिश थी और उसमें गाने भी अच्छे अच्छे होते थे, जहाँ तक मुझे याद है। आज के दौर उस दौर में चित्रहार भी आता था, जब बुधवार और शुक्रवार को चित्रहार आता था, इंतजार करते, रंगोली आती थी, उसमें इस तरह के गाने ना के बराबर होते थे, उस दौर के गाने ही नहीं थे। आज आपके पास जिस सोशल मीडिया की बात कर रही हैं उसी के जरिए आप स्मार्ट टीवी कनेक्टेड हो गया है आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और उस पर उस तरह के गाने, उस तरह की मूवीज़ आ रही है, बच्चे उसको देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या उनको देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शुरुआत तो यहीं से होनी चाहिए, और अगर बड़े मंच पे है तो बिल्कुल सरकार को इसमें दखल करनी चाहिए। इनफैक्ट बच्चों को लेकर काम करने वाली एक संस्था है, उन्होंने भी कहा कि
पेरेंटल कंट्रोल को लेकर लंबे समय से बात हो रही है। यहाँ पे फिर मैं पेरेंटल कंट्रोल इसलिए रहा हूँ कि जो गाने हैं वो गाने अचानक तो पैदा नहीं हुए, आपके टीवी के जरिए आए, आपके अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, जो OTT प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए आपने मूवीज़ देखी, जो सोशल मीडिया है उसके ज़रिए आपके रील्स के फॉर्म में आए, तब आपने सीखा और आपने बतौर पेरेंट्स उसको प्रमोट कर दिया तो बच्चा कर रहा है, उसको ग्रुप में आप भेज रहे हैं उसी डांस को, बहुत सारे लोग लाइक और दिल बना के आपके बच्चे के लिए फ़ोटो भेज रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जो आप करवा रहे हैं क्या वो सही है। हम लोग समाज में मूल्यों के ह्रास की बात करते हैं कि अब हमारे पास जो हमारी वैल्यूज़ थी वो बिगड़ गई हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो पश्चिमी प्रभाव के तहत हो गई हैं। लेकिन ये सब तो पश्चिमी नहीं है, ये तो हमारा होम ग्रोन है। ये सारे फिल्मी गाने, ये सारी आइटम नंबर्स, इसमें जिस तरह की बातें और बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, जो गीतकार हैं फिल्मी, उन्होंने जो लिखा है, ये सारा कुछ तो अपना ही कबाड़ा किया गया है ना, हम ही लोगों ने किया है। बात बात पे हम विदेशी खाने को, विदेशी गाने को, दोनों को लिबास को और विदेशी पहनावे को, परिधान को कह देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि चूज़ करना हमारा हक था, चाहे कितने भी बुरे दिन हो। आज भी आप अपना खाना, गाना और परिधान चूज़ कर रहे हैं, और चूज़ जो आप कर रहे हैं, जो चुनाव है आपका, वही सवालों की नहीं, चूज़ वाली बात आप कहेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही मतलब एक हल्की फुल्की बातचीत। दिल्ली आना हुआ मेरा 2005 में, आज तक मेरा पिज्ज़ा से कोई सरोकार नहीं है। मतलब मैं पसंद नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। जो वेस्टर्न वाले कल्चर की बात आप करेंगी, मुझे आज भी अगर भुजा दे दीजिए तो मैं खा लूँगा। भुजा कहने का मतलब कि जो लोग नहीं जानते होंगे, बिहार में या यूपी में चूड़ा को आपने भून दिया, चना को भून दिया, बाकी चीज़ें भून दी, तो वो तो चॉइस आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जी, चुनना आपको है जी। और वो ख़ास तौर पे हम बच्चों की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो आपका, कहते हैं ना कि देश का भविष्य है, तो आपका भी भविष्य है, समाज का आपका भविष्य है, समाज का भविष्य है। तो उसकी नींव जो आप तैयार कर रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से आपको चुनना है। करियर को लेकर ही बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें, उसमें आप कुछ तय करते हैं ना अपने बच्चे को कहाँ ले जाना है। उसी तरीके से शॉर्टकट का एक जरिया है जिसमें आपने पॉपुलैरिटी बहुत गेन कर ली, तुरंत गेन कर ली, आपने डाल दिया, लाइक्स आने शुरू हो गए, मोनेटाइज हो गया, पैसे भी आ रहे हैं, बच्ची डांस भी कर रही है या प्लेटफॉर्म पे जा रही है, नेम फेम जल्दी हो जाएगा। तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। जो बचपन है उनको जीने भी दें, उनके लिए तय करें। पेरेंट्स हैं इसलिए कि आप एक तरीके से गार्डियन हैं, हम लोग गार्जियन हैं। हम लोग जो बताएंगे या जो सोचेंगे, क्योंकि उनकी समझ नहीं है, वो हमारे सोच के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बाज़ार में चीज़ें तो बहुत मौजूद हैं, गाने आज के दौर में भी अच्छे हैं, लेकिन आप चुन क्या रहे हैं वो देखना ज़रूरी है। हमारी और आपकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि उस तरह के गाने जो आइटम सॉन्ग के तौर पे हम लोग कहते हैं आइटम सॉन्ग है, और उस आइटम सॉन्ग को आपने अपने परिवार में उसको एंट्री दे दी, अपने बच्ची के ज़रिए उसको करवा रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे भेज के वाहवाही बटोर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें संभलने की ज़रूरत ज़रूर है। बहुत से ऐसे आते हैं किसी दोस्त के, और उनकी हमेशा उम्र मेरी उम्र या मुझसे ज़्यादा की है कि मेरी पोती इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, आप अपने उसको लाइक करिए और उसको सपोर्ट करिए तो वो जीत जाएगी। तब मुझे पता चलता है कि ये क्या एम्बिशन है, ये दादा दादी का भी एम्बिशन है। हाँ, ये सिर्फ पोती का एम्बिशन नहीं है, पोती तो सिर्फ निमित्त मात्र है, ठीक है, लेकिन ये पूरे परिवार का एम्बिशन है। हम लोग ये क्यों नहीं, हमें वैसे तो हम बड़े राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन हम हर मामले में विदेश का ही अनुसरण करना चाहते हैं। और मुझे तो अमेरिका में भी ऐसे शोज़ नहीं दिखते हैं जहाँ बच्चों के साथ ये हो रहा हो। अब इससे जुड़ा हुआ एक और मामला है जिस पर मैं चाहती हूँ कि हम लोग बात करें कि बहुत कम उम्र में, देखिए जब ये बागेश्वर बाबा आए थे तो हमें लगता था ये 27-28 साल का नौजवान ये क्या कर रहा है, इसका भविष्य क्या होगा जी। तो लेकिन जब अरोड़ा आ गया, अरोड़ा आया, अभिनव अरोड़ा आया, तो मुझे तो बागेश्वर बाबा बुजुर्ग लगने लगे उसके आगे। और अभिनव अरोड़ा के आगे अब वो बच्चे आ गए हैं जो सीधे पालने से उठ के तुतला रहे हैं और कह रहे हैं भौतिक शिक्षा मत लो, स्कूल मत जाओ, बच्चों से कह रहे हैं, और धर्म की शिक्षा लो और धर्म सीखो। ये क्या है? मतलब हम क्या, मतलब ये
कौन सा समाज बनने जा रहा है कि माँ बाप सिर्फ और सिर्फ माँ बाप करवा रहे हैं। बच्चों का इसमें कुछ नहीं है। बच्चे नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। माँ बाप कैमरा होल्ड किए हुए, माँ बाप ने पहले उन्हें रटाया है, रट्टू तोता बनाया है, फिर उनको उस तरह का गेटअप दिया है, तिलक विलक लगा करके और धोती उस तरह की पहना करके, चंदन लगा करके बिठाया है, पूरा उसके इर्द गिर्द प्रॉप्स क्रिएट किए हैं, आभा मंडल बनाया है जी। और पूरा ड्रामा चल रहा है। ये समाज अपने बच्चों के साथ ये कर रहा है। वो बच्चा सीख दे रहा है कि स्कूल मत जाओ, जो तुतला रहा है अभी। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर अभिनव अरोड़ा ही नहीं है, पर्चा बाबा भी हैं, तीर बाबा भी हैं, तो बहुत सारे बाबा हैं, छोटे छोटे उम्र दो के हैं। बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे उम्र के हैं। हाँ। और यहाँ पर अभिनव अरोड़ा के जरिए ही अगर हम इसको खींचें, क्योंकि इस बीच में चर्चा का विषय भी है अभिनव अरोड़ा, तो यहाँ पर उन बाबाओं तक भी हम पहुँच सकते हैं उनके जरिए। यहाँ पर जब रामभद्राचार्य जी ने मंच से डांटा, क्योंकि इशारा हो रहा था रील बनाने का, ओके। तो आप सोचिए कि बच्चे को प्रमोट किया जा रहा है कि ऐसा करो। 9 लाख आपके हमारे शायद नहीं है फॉलोअर और सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे उसके हैं, 9 लाख से ज़्यादा है। अच्छा। तो ये करके उनको, पेरेंट्स को लग रहा है कि पैसा आ सकता है, पैसा बन सकता है। इस छोटे से उम्र में बहुत सारे बुज़ुर्ग माता जो हैं वो पैर छू रही हैं, उसके आशीर्वाद ले रही हैं। जिस रट्टू तोता को लेके बात की, तो क्योंकि ये वायरल हुआ है इस बीच में, और भी आपको चीज़ें मैं बता सकता हूँ, लेकिन वायरल हुआ है तो उस बीच में चीज़ें भी सामने में निकल कर आई कि जहाँ पर एक ही चीज़ का एक ही जवाब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो लड़का दे रहा है, उसी तरीके से दे रहा है। और क्योंकि ये चर्चा में इसलिए आ गया कि मंच पे जब रील बनाने की कोशिश हो रही थी रामभद्राचार्य जी के सामने में, तो उन्होंने डांटा, उन्होंने नीचे उतारा और वो चीज़ें कैप्चर हो गई कि रील बनाने के लिए उसको बार बार कहा जा रहा है कि जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। तो आप सोचिए, कई सारे न्यूज़ चैनल ने इंटरव्यू किया कि कृष्ण का पूरा नाम क्या है, सुदर्शन चक्र किसने दिया, कुछ पता नहीं है। और एक तकिया कलाम भी है उसका, उस बच्चे का। तो उस बच्चे पे जो टीका टिप्पणी, फर्क नहीं पड़ता। तो उस बच्चे पे टीका टिप्पणी करने के बजाय उनके पेरेंट्स को टारगेट करना जरूरी है। अगर टारगेट उनके पिता को तो पता चल गया, वो लगातार बच्चे का इस्तेमाल करते रहे हैं। उसको उससे पहले अपने किसी धंधे में उन्होंने इस्तेमाल किया, प्रमोट करवाया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझना जरूरी है कि जिस उस बच्चे को सोचिए कि आज वो 10 साल या 9 साल का है, कल को वो अपनी ही चीज़ें देखेगा तो उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल जाना छोड़ दिया है, लोग पूछ भी रहे हैं, कई सारे वीडियोस उसके उस तरीके के वायरल है, क्यों आज फिर तो स्कूल नहीं गया, इस तरह की चीज़ें। और वही जवाब दे रहा है जो उसे रटाया गया, जो इंटरव्यू अलग अलग चैनल ने किया इस घटना के बाद। मंच पे जो रील बनाने की घटना हुई, उसमें चीज़ों को समझने की कोशिश हुई कि वाकई इस बच्चे में कुछ अलौकिक या अद्भुत है या भगवान का दिया हुआ कुछ है। वैसा कुछ नहीं निकला, बेसिक चीज़ें भी नहीं थी। अब आप ये सोचिए कि माता पिता की महत्वाकांक्षा इस तरीके की है कि उनको लगा कि इसके ज़रिए पैसा कमाया जा सकता है, रील्स बनाए जा सकते हैं, फॉलोअर जुटाए जा सकते हैं। तो माता पिता की महत्वाकांक्षा कहाँ लेके जा रही है? उस बच्चे के लिए कल को शर्मिंदगी महसूस होगी। जिस बच्चे पे अभी कमेंट लिखे जा रहे हैं उसके सोशल मीडिया हैंडल पे, खराब कमेंट्स हैं, वो वाकई उसके लिए जिम्मेदार उसके माता पिता हैं। यहाँ पर मैंने कहा ना कि पर्चा बाबा भी है, बहुत कम उम्र के, मतलब मुझे लग रहा है कि 9 साल 10 साल उम्र है उनकी भी। पर्चा बाबा है, पर्चा पे जैसे जूनियर बागेश्वर बाबा उनको लोग कह रहे हैं, तो वो भी अपना पर्चा पे लिख के चीज़ों कर रहे हैं। अब उसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है पता नहीं, कि उनका कोई प्लेटफॉर्म, शायद एक प्लेटफॉर्म है। ये मानकर चलिए कि अगर प्लेटफॉर्म है तो सुनियोजित तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कोई उसको हैंडल कर रहा है तो प्लेटफॉर्म पे चीज़ें आ रही हैं, मोनेटाइज भी हो रही हैं, उससे पैसा भी बन रहा है, और तब परिवार का साथ एक तरीके से। और इस तरीके से ले जाना करियर ओरिएंटेड जो हम कहते थे, जो एक वक्त के बाद करियर तलाश करने की कोशिश होती है, इस रील्स ने करियर तमाम लोगों को दे दिया है। बुजुर्ग लोगों को तो दे ही दिया है, और माता या उस उम्र के लोगों को तो दे ही दिया है कि रील्स बना के वो चीज़ें डाल रही हैं या खान पान की चीज़ें डाली जा रही है, वो ठीक है। अपने बच्चों के ज़रिए इस तरह की चीज़ें करवाना, और उनको लग रहा है कि पोटेंशियल है तो करवाते जाओ। तो हम किस भविष्य की बात कर रहे हैं?
कहाँ पे जाएगा ये भविष्य जब इस तरह की इस उम्र के लोग सुनियोजित तरीके से आएंगे, जिनका एक सोशल मीडिया अकाउंट होगा, सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलोअर्स होंगे, परिवार पीछे से देख रहा होगा, तमाम हैंडल्स लिखे हुए होंगे, और उस तरीके से करना तो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से। और पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि इस उम्र में शायद जो खेलने या पढ़ने का उम्र है, उस उम्र में इस तरह की चीज़ों में नहीं झोंकना चाहिए। हिंसात्मक होते बच्चे और टीवी से, इससे मोबाइल से बुरी तरह लत में आ गए बच्चे। और ये जो हमने अभी बात करी कि गानों में अचीवर बनाने के लिए जिस तरह से लड़कियां खासकर लाई जा रही बहुत छोटी उम्र में, और अब ये बाबा वाले बच्चे, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ इनके अभिभावकों की महत्वाकांक्षा है। ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी का मामला बनता है कि हम अपने बच्चों से अपने लिए क्या चाहते हैं। वो उम्र थी कि जब बाप बुज़ुर्ग हो जाए तो वो ये उम्मीद करे कि बच्चा मेरी देखभाल करेगा। अभी बच्चे का बचपन ख़त्म करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए चाइल्ड वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाइल्ड वेलफेयर की कमीशंस हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, और साथ ही साथ वो लोग हैं जिनको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले बचपन बचाने के लिए। वो सारे के सारे इस पूरी प्रक्रिया में चुप हैं। अगर किसी दुकान पर बच्चा चाय की दुकान पर ग्लास धोता मिल जाए तो वो उसको तो उठाते हैं, लेकिन बच्चे का स्कूल छुड़वा करके उसके साथ ये करवाया जा रहा है, तब वो बचपन बचाओ वाले भी चुप रहते हैं। वो आयोग भी, बाल विकास और कल्याण आयोग भी चुप रहता है, महिला विकास कल्याण आयोग भी चुप रहता है लड़कियों के लिए, और सब तरफ एक चुप्पी है। क्या सिर्फ ये चुप्पी इसलिए है कि ये किसी तरह का नव उदारवाद को अपना लिया है एक सिस्टम ने, सिर्फ गरीब के ऊपर ही सारे कानून लागू होंगे, या हमें लगता है कि अब ये जो पब्लिक मनी से, पब्लिक के टैक्स से ये चलने वाले जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पार्किंग लॉट बन गए हैं नेताओं के, परिवारों की, महिलाओं के। नहीं, ये दखल बिल्कुल होना चाहिए इन लोग की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसी चीज़ से जोड़ के एक चीज़ बताता हूँ। एक जो बाल मजदूरी की बात हम कर रहे हैं, कूड़ा बीनने वाले बच्चों को हम लोग बाल मजदूर नहीं मानते थे। तब तक जो बचपन बचाओ आंदोलन को लेके कैलाश सत्यार्थी जी काम करते हैं, उस वक्त तक उनको नोबेल नहीं मिला था। ये स्टोरी भी मैंने NDTV में रहते हुए की थी। उसमें था क्या कि ये बच्चे गिरोह के ज़रिए काम करते थे, कूड़ा उठाने वाले बच्चे। और आप ये समझते हैं कि परिवार ने कहा होगा तो गरीबी है ही, बच्चे कूड़ा उठा के माँ बाप की मदद कर रहे होंगे। हमने इसको बाकायदा इस्टेब्लिश किया था कि आंखों के सामने में बाल मजदूरी हो रही है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। एक ठेकेदार के ज़रिए वो चीज़ें करवाई जा रही थी और लोग नहीं समझ पा रहे थे। जब इस मसले पे 2011-12 में कैलाश सत्यार्थी जी से बात की तो उन्होंने भी सरप्राइज व्यक्त किया, कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है गिरोह के ज़रिए। ठीक वैसी ही चीज़ें अभी हो रही हैं। ये बाल मजदूरी ही एक तरीके की कि आप झोंक रहे हैं और आपके ऊपर कोई चीज़ लागू नहीं हो रहा है कि आप पेरेंट्स से किस तरीके से आप चीज़ों में स्कूल छुड़वा के आप चीज़ों को करवा रहे हैं। स्कूल नहीं जा रहा है और आप चीज़ों को करवा रहे हैं, तो ये मजदूरी नहीं तो क्या है? आप कम उम्र में उनके ज़रिए कमाई करने का ज़रिया ढूंढ रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि देखिए, हम सब यूट्यूब पर हैं तो हम जानते हैं कि एक एडसेंस होता है, उसके लिए एक अकाउंट खुलता है, अकाउंट में पैसा आता है। जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनका एक प्रक्रिया होती है, जो एक अडल्ट टॉक है सारी की सारी। उसमें ये नहीं कि बच्चे कर रहे हैं, वो ये सब कुछ उनका दोहन, उनका शोषण बच्चों का माँ बाप कर रहे हैं, अभिभावक कर रहे हैं। तो जो रैक पिकर है, जो बच्चा कूड़ा बीन रहा है या चाय की दुकान पर काम कर रहा है, उसकी जो 2000 का जो पैसा है, उसके लिए तो उसके माँ बाप को हम बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। लेकिन ये जो हज़ारों लाखों कमा रहे हैं, ये माँ बाप किसी की नज़रों में भी नहीं है, किसी तरह के आयोग, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स के ज़ुमरे में भी नहीं आ रहे हैं। तो एक समाज के तौर पे क्या हुआ, क्या है, हमारी नज़र ही नहीं जा रही है या जा रही है? लेकिन अब यही है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म का आप कह सकते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म है। और इसमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कम से कम जब पढ़ने की उम्र है तो पढ़ाई किसी तरीके से बाधित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि आप सिर्फ इस तरीके के धंधे में झोंक देंगे और ये क्या हो रहा है, आंखों के सामने में हो रहा है। इसको जादू भी नहीं कह सकते कि आंख बंद और डिब्बा गायब। आंख खुला हुआ है और चीज़ें सामने में आपके आ रही हैं और चीज़ें की जा रही हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर
परिवार की तरफ से जो है वो है। बाल मजदूरी में भी क्या था, परिवार ज़रूरतमंद था तब अपने बच्चे को कहीं काम पे लगाता था, उसको आपने बाल मजदूरी की कैटेगरी में रखा और उसको बंद किया। यहाँ पर भी एक कोशिश ज़रूर होनी चाहिए उस तरह की, सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से जो बच्चों को लेके काम करते हैं, कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है या महिला आयोग हो गया, बच्चियों को इस तरह के गाने पे अगर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मंचन करवाया जा रहा है, उसमें एक पाबंदी तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर हम आप नहीं मान रहे हैं तो ऐसा थोड़े कि उसको खुली छूट मिल जानी चाहिए। महिला आयोग को तो उस गाने पर ही पाबंदी लगानी थी, हाँ हाँ, फिल्म बिल्कुल। में कि जो इस तरह से महिला के शरीर को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, महिला के शरीर के अंग विशेष को ले करके जो गाने बन रहे हैं उनको वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। तो पहले तो वो किसी भी तरह से फिल्मों में ही नहीं आना चाहिए था या ट्रैक पे नहीं आना चाहिए था, वो आ गया। अब उस पर बच्चे कर रहे हैं और ये बच्चे अभी जानते भी नहीं वो कर क्या रहे हैं, उनसे माँ बाप करवा रहे हैं। तो जो मेरा यही है सवाल कि जो श्रम, जो इस पूरी गतिविधि में जो पैसा कमाया जा रहा है वो माँ बाप की जेब भर रहा है। हमें याद है आज से सिर्फ 15-20 साल पहले बाल कलाकार जो फिल्मों में काम कर रहे थे उनके लिए भी ये होता था कि एक बच्चा इससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। हाँ, घंटे तय थे। घंटे तय थे, कितनी फिल्में करेगा, अगर बहुत पॉपुलर हो गया तो भी उसकी इजाज़त नहीं है कि वो हर दूसरी तीसरी पिक्चर में नहीं आ सकता। ठीक है, ये था, बिल्कुल। ये कानून है। तो जो मुझे लगता है फिल्में क्या ज़्यादा सैक्रोसेंट हैं, उनको ही बचाना है। फिल्मों के अलावा ये जो पूरा मीडिया है उस वहाँ पर बच्चों को बचाने का कोई विचार नहीं है समाज के अंदर या सरकार के अंदर। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि कोई आदमी धूम्रपान करता है, मान लीजिए, तो उसके लिए वो धूम्रपान ठीक है, लेकिन धूम्रपान है तो गलत, है ना। उसी तरीके से इसको भी समझना ज़रूरी है कि जिस बचपन को आप कहीं पे झोंक रहे हैं और लगातार उससे चीज़ों को करवा रहे हैं, एक पॉलिसी बहुत ज़रूरी है बनाने की। सोशल मीडिया को लेके भी बच्चे अगर उस प्लेटफॉर्म पे आके माता पिता का एक जरिया बन रहे हैं पैसा कमाने का, उसकी एक पॉलिसी ज़रूर बननी चाहिए कि आप किस उम्र में सोशल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। रही बात बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके करने की, वहाँ को लेकर भी एक नियम कायदा कानून तो होना ही चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, अभी कुछ परिवार है, मान लीजिए 1 लाख परिवार, 2 लाख परिवार, 4 लाख परिवार, 5 लाख परिवार, लेकिन इसी परिवार से पूरा देश तो नहीं बना है। तो एक कानून, एक चीज़ें इस तरह की बननी बहुत ज़रूरी है कि जब आप बचपन को पैसे के तौर पे, सोर्स के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर पाएँ, उसका उस तरीके से दोहन नहीं कर पाएँ, क्योंकि उनकी समझ नहीं है। हम लोग बार बार यही कह रहे हैं, उनकी बिल्कुल समझ नहीं है। समझ माता पिता की है और माता पिता की महत्वाकांक्षा उनको उस दिशा में ढकेल रही है। तो यहाँ पे एक पॉलिसी की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। मैं भी उसी पर बात कर रही हूँ कि हमें पॉलिसी चाहिए। तो ये पूरा जो आर्टिकुलेशन है वो आज की बातचीत का वो यही था कि बच्चों के साथ बचपन छीना जा रहा है और ये उस तरह से छीना जा रहा है क्योंकि इसमें ग्लैमर इन्वॉल्व है। लोग इसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ये शुरुआत हुई थी क्यूट बेबी, क्यूट डॉग, क्यूट कैट, क्यूट पांडा से शुरू हुआ था और ये अब बहुत दूसरी तरह, वो तो सब नेचुरल रिकॉर्ड करके लोग डाल रहे थे, उसमें लोग फिदा होते थे कि अरे बच्चा कितना क्यूट है, ये अब उससे बहुत आगे, इसमें कहीं कोई मासूमियत बची ही नहीं है। आप बताइए परिमल साहब, अब मुझे आपसे बात करनी थी कि आपने बहुत अलग रास्ता चुना। आपने NDTV को जब खैर बात कहा तो ये तय किया कि बच्चों के लिए काम करेंगे। अपनी जर्नी बताइए, ये कैसे हुआ? पहले पत्रकारिता, जो हार्डकोर पत्रकारिता की, और उससे निकल करके अब इस सेगमेंट में आया। देखिए, ऐसा है शीबा जी कि 2 बच्चों का पिता मैं भी हूँ और दोनों लोग वर्किंग हैं, और भागदौड़ की ज़िंदगी में किस तरीके से चीज़ें छूटती हैं या किस तरीके से आप चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, और मीडिया में जिस तरीके से कवर किया जा रहा था, तमाम चीज़ें एक दूसरे से सब कुछ जुड़ी हुई हैं, पूरक हैं इस किड्डोक्रेसी की शुरुआत को लेकर। इसमें ये ज़रूरी हो गया था कि कोई तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें बच्चों को लेके बात की जाए, सिर्फ बच्चों को लेके बात की जाए। जैसे कोविड के दौर में हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत चर्चा और सुर्खियों में आया। पुराने वक्त में आप याद करेंगी तो मौसमी बीट होता था। ये मौसमी बीट मतलब स्वाइन फ्लू आ गया तो ठीक है, कोई महामारी आ गई तो ठीक है, नहीं तो हेल्थ बीट को कोई पूछता नहीं था। उसी तरीके से बच्चों को लेके बच्चे खबरों में कब आते हैं? बच्चे खबरों में तब आते हैं जब IIT एग्ज़ाम क्वालिफाई या उसका डेट निकला, राइट। नीट को लेके कुछ चीज़ हो गई तब, UPSC के एग्ज़ाम्स आए तब, या सुसाइड कर लिया तब, कोटा जैसी खबरें आ गई तब। अदरवाइज़ बच्चे आप देखेंगे कवरेज में
तो कहीं गिने चुने जगहों पे कहीं आपको मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलते या अंत के पन्नों में मिलते हैं। जिस बच्चे को हम कहते हैं कि आबादी बहुत बड़ी है, 44 करोड़ की आबादी है 0 से 18 साल के बच्चों की। 44 करोड़? 44 करोड़ की आबादी है, और 44 करोड़ की आबादी में आप उसको फ्रंट पेज पे जगह नहीं दे रहे हैं। उसको आप एड्रेस न्यूज़ चैनल में भी तब कर रहे हैं, हालांकि मेरा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, लेकिन जो चीज़ें मैंने सोची है अगर आने वाले वक्त में मैं कर पाया तो एक पूरा खबरों का एक मॉल क्रिएट कर देना बच्चों के लिए। तमाम तरह की चीज़ें होंगी उसमें, और वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि मौसमी बीट की जो बात की, वो मौसमी तौर पे बच्चे खबरों में आते हैं। जब कोई प्रोडिजी चाइल्ड बन गया तो उसकी कहानी आ गई। अदरवाइज आप देख लीजिए कि नेशनल मीडिया, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया तभी आपको रिपोर्ट करते हुए नज़र आ जाएंगे। बच्चों को लेकर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बेटर इंडिया और बाकी जगहों पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कुछ कुछ चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। लेकिन इन लोगों को ये फुर्सत नहीं है, पॉलिटिकल, क्राइम, बाकी चीज़ों से फुर्सत नहीं है, फैशन, उन सब चीज़ों से फुर्सत नहीं है कि इस दिशा में बात कीजिए। जो आबादी मैंने की बहुत बड़ी आबादी है, और एक जो डेटा है वो गूगल का एक डेटा है जिसके हिसाब से 44 करोड़ की आबादी मैंने कही। तो आप सोचिए कि उन बच्चों को लेके आप उस तरीके से जगह नहीं दे रहे हैं, इस तरीके से शोकेस नहीं कर रहे हैं जिस तरह की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो मुझे लगी कि बच्चों की पत्रकारिता, बच्चों के लिए पत्रकारिता की जाए, क्योंकि उस तरीके से उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है, या है भी तो कहीं पिछले पन्ने पे हैं, कहीं आ गए मौसम के तौर पे तो आ गए चले गए, इस तरह की चीज़ें थी। तो ये सबसे बड़ी अहम वजह थी। दूसरी बात ये कि मैंने कहा कि भागदौड़ वाली ज़िंदगी में आप कई गलतियां ऐसी कर जाते हैं जो आपको लगता है कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। कंबाइंड फैमिली में आप पले बढ़े होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई। चाची ने पाल दिया या दीदी होती थी अगल बगल की, उसके हाथों में पल गए। अब आप बंद कमरे में मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे दादा दादी भी नहीं है, नाना नानी भी नहीं है, आप हैं, पत्नी है घर पे तो ठीक है, वो भी कमा रही हैं, तो फिर आपने किसी को रखा। तो आपको ये नहीं पता होता था कि पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए। तो मैं पेरेंटिंग कोच या पेरेंटिंग कोच का कोई तमगा नहीं है मेरे ऊपर, लेकिन मैं पेरेंटिंग के तौर तरीके को साइंटिफिक तरीके से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मसलन कि मान लीजिए कि डॉक्टर से हमने बात की, एम्स के डॉक्टर से ही बात की, मैंने कहा कि बच्चों में गठिया रोग, सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है जी, वाकई? हाँ, उमा कुमार हैं, रेमेटोलॉजी की एचओडी हैं एम्स की, बच्चों में गठिया रोग। अब मैं पेरेंटिंग के तरीके को मैं अलग तरीके से डिफाइन करने की मैंने कोशिश की है। उमा कुमार कुछ कह रही हैं कि ये सिम्टम अगर दिखें तो पेरेंट्स अलर्ट हो जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। तो मेरे पेरेंटिंग को बताने का तरीका दूसरा है। मैं कोई पेरेंटिंग कोच, तो मेरे 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स मैं हूँ, मतलब पिता मैं हूँ, लेकिन जो अलग अलग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आप एक्सपर्ट, जैसे मान लीजिए सुनीता नारायण ने एक वक्त कहा कि जो खिलौने हैं वो कैंसरस हैं जो रोड किनारे बिक रहे हैं। तो आप कह रहे हैं एक्सपर्ट के जरिए उन चीज़ों को बताने की कोशिश हो रही है। मान लीजिए पॉलिटेंट्स की बात हम कह रहे हैं, PM 2.5 की बात कह रहे हैं, तो हम रिसर्च के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया सिर्फ रुमाल मत लगाओ, आप सर्जिकल मास्क मत लगाओ, आप दुपट्टा मत लगाओ, आप PM 2.5 के लिए आप N95 मास्क लगाओ। जो लोग कह रहे हैं, जो रिसर्च में शामिल लोग हैं या जो डॉक्टर हैं, वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपके बच्चे के लिए ये है। क्यों? क्योंकि इस धूलकण में तमाम तरह के हेवी मेटल्स हैं जो मैंने पहले चर्चा की। तो मैंने अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, एक्सपर्ट्स के ज़रिए बताने की कोशिश की है। वो एजुकेशनल वीडियोज़ भी हैं, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, हेल्थ केयर, तमाम रिसर्च बेस्ड स्टोरीज़ कि वाइट ब्रेड कैंसरस है, ये रिसर्च में है। अब बताइए कि वाइट ब्रेड कैंसरस है, रिसर्च में ये बात कही जा रही है, और हम बचपन से उसको बच्चे को अगर दे रहे हैं, मैंने भी आज ही खाई है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिसर्च का हिस्सा है, और रिसर्च में ये चीज़ें प्रूव है। अब आप सोचिए कि ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है, लोगों को झकझोरना ज़रूरी है। वाइट ब्रेड भी कैंसरस है? वो तो टिफिन में सबसे ज़्यादा जाती है जी, बच्चों। वाइट ब्रेड कैंसरस है। ओहो। जो पाव रोटी हम लोग बोलते हैं बिहार में, पाव वाइट ब्रेड जो है वो कैंसरस है। अब आप सोचिए कि ये नहीं, जो हम चिप्स और बाकी चीज़ें खा रहे हैं उसमें पाम ऑयल है। कार्डियोलॉजिस्ट से बात की मैंने, HK चोपड़ा यहीं के रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि पाम ऑयल से हार्ट का खतरा जो है वो बढ़ता है, वो बच्चों में बढ़ेगा। और हर जगह पे लिखा होता है पाम ऑयल। जब आप चिप्स, कुरकुरे या किसी ब्रांड का नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन जो पैकेट फूड हैं उस पर चीज़ें रहती हैं।
तो ये बताना ज़रूरी है पेरेंट्स को कि आप जब खरीद रहे हो तो बच्चों को बताइए, वो ज़िद भी कर रहे हो तो उनकी साइकोलॉजी के लिए उनकी सोच को बदलना ज़रूरी है। सोच तब बदलेगी जब आप बताएंगे कि इसमें ये चीज़ है और इसने देखो ये कहा है कि इसको खाने से ये होगा। तो उनकी धारणा को बदलने की ज़रूरत है तो कन्विंसिंग ताकि वो ज़्यादा ज़िद होता नहीं है। करें। तो इसी तरीके की एक कोशिश है किडोक्रेसी के ज़रिए कि पेरेंट्स को अलग अलग तरीके से अवेयर करवाया जाए ताकि वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से उनकी पेरेंटिंग कर पाएँ और उनकी जर्नी जो है वो अच्छी हो पाए। मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म मिस करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब वो उम्र नहीं रही कि आग लग गई, 4 फायर टेंडर की गाड़ी गई है, वॉक थ्रू कर दो। क्योंकि आपको एक उम्र के बाद लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो आप उस ढंग का नहीं कर रहे, सिर्फ तनख्वाह के लिए कर रहे हैं। सब्सटेंस नहीं है उसमें। हाँ, उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी। रिपोर्टर तब जाना जाता है जब उसकी स्टोरी लोग बताते हैं। वो स्टोरी याद करना मुश्किल हो रहा है। जब मैं था तो अपनी बीती स्टोरी कि कब मैंने कोई अच्छी स्टोरी की होगी वो याद करने में तकलीफ़ हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। तो पैसा क्या है? पैसा तो यहाँ पर दिल्ली आना हुआ तो जनरल बॉगी में आए, नीचे पेपर बिछा के भी आए हैं। बहुत सामान्य फैमिली से मैं हूँ, तो रिजर्वेशन बड़ी चीज़ होती थी। तो शुरुआत में ये भी हुआ, ये भी किया कि अखबार ले लिया और माँ ने चादर दे दिया और रिजर्वेशन नहीं मिला तो नीचे अपना बिछाया और सो के आ गए। ये कोई बनी बनाई चीज़ नहीं है। मतलब बड़े बड़े एक्टर को मैं देखता हूँ कि 2 सूटकेस लेके आए थे और बाकी चीज़, खैर उनकी ज़िंदगी अलग है। तो इसी तरीके की ज़िंदगी स्ट्रगल रहा है। तो पैसा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ज़िंदगी कोविड ने ये ज़रूर बताया है कि आप कब हैं कब नहीं हैं। तो कम से कम जब तक हैं तब तक खुश होकर रहें, जो करें उसमें आपको खुशी मिले। और जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा खुशी मुझे मिल रही है जब तक मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में था। मतलब इनफैक्ट एक दिन भी अफसोस अभी तक नहीं हुआ है मुझे कि मैंने बसी बसाई नौकरी और मोटी तनख्वाह क्यों छोड़ दी। मुझे लग रहा है कुछ कर रहा हूँ और उस पर जो कमेंट शिवा जी आते हैं वो आपको तसल्ली देंगे कि आपने कुछ सिखाया, ये गलती हो रही थी। एक हमने किया कि लाइट हाउस पेरेंटिंग को लेके कुछ चीज़ें थी तो उस पर हमने कुछ वीडियो बनाए। एक हमने किया कि टॉक्सिक पेरेंट, तो कई लोग कमेंट आए कि मेरे फैमिली में भी मेरे मदर या फादर इसी तरीके के थे सर, और मैं तो आज तक डिप्रेशन में हूँ। इस तरह के कमेंट हैं उस प्लेटफॉर्म जी, पे। मैं देखती हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर 1 या 2 लोगों की ज़िंदगी में भी अगर कुछ सुधार ला पा रहे हैं और कुछ अपने बुने हुए शब्द आपके नहीं हैं, वो शब्द जो रिसर्च कह रहे हैं, जो चीज़ों को आप जोड़ के चीज़ों को परोसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो समाज तक पहुँचे, उस कोशिश में ज़्यादा खुशी है। आपने मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म किया है जिसमें आप उन सभी अधिकारियों से और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से मिले हैं और जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं खासकर उनसे सबसे आप मिले हैं। अभी आप किड्स पर काम कर रहे हैं। क्या आपकी वो जो जान पहचान है, जो आपका इकोसिस्टम है, वो आपको लगता है कुछ सेंसिटाइज हो सकता है इस तरह से बच्चों के लिए? कुछ आप नीति में कुछ परिवर्तन करवा सकते हैं? पता नहीं, ये तो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरह की चीज़ें बार बार की जाएँ तो आप झकझोर सकते हैं। मेरा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, इस बात की उम्मीद है। और जब प्लेटफॉर्म बड़ा होता है तो कई भी चीज़ें वायरल भी होती हैं, कई चीज़ें पहुंचती भी हैं। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जो सब्जियां खा रहे हैं उसमें क्या क्या है, जो दूध पी रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो ये बात मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार के एजेंडे में होनी चाहिए कि हेवी मेटल्स आपके शरीर में दाखिल हो रहा है, आबो हवा को लेकर आपने ग्रैप और बाकी चीज़ें लागू कर रहे हैं आप समय समय पर, ठीक है, वो वेलकम है। सब्जियों को लेके क्या कर रहे हैं? जहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके तंत्र को अगर ये पता है कि इसमें हेवी मेटल्स हैं और लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, बीमारियाँ इतनी बढ़ रही हैं, कितनी बीमारियाँ बढ़ी होंगी सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा संबंध है, लेकिन इसका भी संबंध है जो चीज़ें हम खा रहे हैं और जिसमें हेवी मेटल की मौजूदगी है। तो क्या ये नीति नहीं बननी चाहिए कि जहाँ से हम सैम्पलिंग करें, सैंपल उठाएं, देखें कि इस जगह से ज़्यादा वहाँ पे हेवी मेटल्स की मौजूदगी, तो वहाँ पे हम कुछ देर के लिए रोक दें या उस तरह की पानी से सिंचाई नहीं करें। तो मेरा कहना ये है कि इस तरह की चीज़ें, ये प्लेटफॉर्म जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो कोशिश रहेगी कि हमारी बात को भी सुनी जाए, हमारी बात भी सुनी जाए जो हम कह रहे हैं, और वो किसी तथ्य के आधार पे, एविडेंस के आधार पे ही कही जाएंगी, ताकि उनको सोचने का ही वक्त मिले और उनको लगे कि वाकई इसको लेकर पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। आजकल की जो शहरी ज़िंदगी है उसमें शिक्षा को लेकर के एक दूसरी तरह का दिमाग चलने लगा है। उसमें शिक्षा में
प्राइवेट सेक्टर बहुत हावी हो गया है, विदेशी स्कूल आ गए हैं, कॉलेजेस आ गए, यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। उसी तरह अगर आप देखें जो फिज़िकल एक्टिविटी थी उसमें स्पोर्ट्स में हमारी सरकारें उतना इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। एक स्पोर्ट है जो हमें बस दिखता है, उसमें भी सट्टेबाजी है, उसमें जुआ है, उसमें बहुत तरह का कॉरपोरेट का पैसा है और ब्लैक मनी है, तो वो हमें दिखता है, उसकी स्पॉन्सरशिप्स दिखती है, उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स भी हमें नहीं दिखता है। उसी तरह से हेल्थ के सवाल को लेकर क्योंकि बच्चा पार्क में खेलने नहीं जा रहा है, वो तो रील बना रहा है या रील कंज्यूम कर रहा है, तो वो उसमें फंस गया है। और तीसरी बात यह है कि जो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को पैदा करने के लिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का जो काम होता था, अब वो भी नहीं होता, उसकी भी जगह अब मोबाइल ही है उसके पास, वो उसी में मुब्तला है। तो हमारे जो बचपन में जो बहुत सब कुछ बड़ा नॉर्मल होता था वो अब नहीं है। लेकिन मैं यूट्यूब पर ही देखती हूँ चाइना अपने बच्चों को किस तरह से स्किल बचपन से ही, वो क्ले आर्ट में है, वो नीडल और धागे के साथ बिठाया है उसने, और वो छोटे बच्चों को किचन में हैंडल करना सिखा रहा है, इक्विपमेंट हैंडलिंग सिखा रहा है, बर्तन हैंडलिंग सिखा रहा है। तो जब मैं ये देखती हूँ कि वहाँ तो इतना प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जा रहा है बच्चों को, और हमारे बच्चे बिल्कुल, चाहे अमीर घराने का बच्चा हो चाहे गरीब घराने का, वो बिल्कुल सिमट गई उनकी ज़िंदगी। झोपड़पट्टी में भी टीवी और स्मार्टफोन है और बड़े घरों में भी टीवी और स्मार्टफोन है और कुछ नहीं है। यही बड़ी वजह है शिवाजी कि एम्स ने चाइल्डहुड मायोपिया क्लिनिक अलग से इस्टेब्लिश किया अपने यहाँ। अच्छा। मायोपिया मतलब बचपन में जो दृष्टि दोष होता है बच्चों को, उसको लेकर तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अलग से क्लिनिक वहाँ पे बनाया गया है कि एक रूफ के अंदर आपके बच्चे, इतनी तादाद बढ़ी है धीरे धीरे कि एम्स के अंदर में आरपी सेंटर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है जो आँख को लेकर है। एम्स के अंदर में ही सेंटर उन्होंने चाइल्डहुड मायोपिया क्लिनिक बनाया है। वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि जब स्क्रीन टाइम है, खेलकूद नहीं है, तो आपके बच्चों की आँखें ख़राब होंगी और हो रही हैं, और तादाद लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी नंबर चीज़ ये कि हम बात करते हैं IQ की, हम EQ की बात नहीं करते। हम लोग बचपन में क्या होता था कि कोई मेहमान आया तो मोबाइल पे भी हैं तो हमने रखा मोबाइल, मतलब मोबाइल तो हमारे दौर में होता नहीं था, आज के दौर के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि मोबाइल वो छोड़ेंगे नहीं। हमारे दौर में क्या होता था कि आए तो पानी भी पूछ लिया, प्रणाम भी कर लिया। तो IQ पे जोर ज़्यादा है, EQ की भी ज़रूरत है। और EQ तब आएगा जब आप सोशल में, मतलब उसको घुलने मिलने देंगे बाकी लोगों से, या उसके घुलने मिलने की इच्छा होगी, या आप उस तरीके से उसको प्रेरित करेंगे कि बाकी लोगों से मिले, खेले कूदे, उसके दोस्त हों, उसके सर्किल हों, अंकल को अंकल बोले जिस सोसाइटी में रह रहा हो। हम लोग क्या होता था बचपन में, माँ बोलती थी कि माचिस ले आओ, तो इंडिपेंडेंट बनने और बनाने की कड़ी की शुरुआत वहीं हो गई थी। हाँ, आज डर जरूर है, लेकिन सोसाइटी में अगर कोई दुकान है तो आप अपने बच्चों को भेजने में तब भी हिचकिचाते, नहीं ये नहीं जाएगा। उसको भेजने की आदत डालिए, कल को पता नहीं वो कोटा रहेगा कि मुंबई रहेगा, कहाँ रहेगा। तो इंडिपेंडेंट बनाने वाली बात भी नहीं हो रही है। EQ को लेके भी दिक्कत हो रही है, स्क्रीन टाइम पे है तो उसकी वजह से बिहेवियरल इशूज़ हो रहे हैं। तो तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। बच्चे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा रहे हैं, वो डील करना नहीं सीख रहे हैं। हमारे यहाँ एक दो बार पहले भी इस पर बात हुई है कि इतना ज़्यादा होम डिलीवरी के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए हैं कि बच्चों को डील करना ही नहीं आता है। बाज़ार से जाके जैसे हम दौड़ के धनिया ले आते थे, अपने लिए शार्पनर और कटर ये सब ले आते थे, पेंसिल ले आते थे, वो सब अब कुछ नहीं हो रहा है। तो उस तरह से तो वो भी ज़रूरी है, जो चाइना का जिक्र आपने किया, ज़रूरी है कि हम ये बताएं कि कई बार होता है ना कि बच्चे खाना बहुत बर्बाद करते हैं, खाना बहुत फेंकते हैं, या उनका मन नहीं लगता है। तो हमने कल एक्सपेरिमेंट किया, हमने कुछ बनाया तो हमने इन्वॉल्व कर लिया दोनों को कि प्याज लाओ, मतलब पत्नी भी इन्वॉल्व है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, बच्चा भी इन्वॉल्व है, ये लेके आओ, मिर्च लेके आओ। जब उनका एफर्ट लगेगा ना चीज़ों में, तब उसकी चीज़ों की वैल्यू समझेंगे वो। तो वो लगवाना ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं कि 18 साल के बाद ही काम करेंगे, अभी वो नहीं काट सकते, ठीक है, ला तो सकते हैं घर में से। थोड़ा सा भी परिवार एफ्लुएंट है तो बच्चों को बिल्कुल घर के कामों से अलग कर दिया गया है। माँ कर रही है या और सदस्य कर रहे हैं, या काम वाली कोई आ रही है वो कर रही है। बच्चे वो काम जो जिसके ज़रिए वो जी रहे हैं वो काम वो कर ही नहीं रहे हैं। वो अपना कमरा भी नहीं ठीक कर रहे हैं, वो भी माँ करेगी या काम वाली या कोई कर देगा। तो ये जो पूरी असिस्टेड लाइफ है उसने बच्चों के इमेजिनेशन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। इमेजिनेशन में ये भी बात है शिवाजी कि आप मान के चलिए कि जब हम पढ़ते थे तो एक लड़की थी तो हम कुछ इमेजिन करते थे। एक गांव था, गांव में खेत था, खेत में 4 पेड़ थे, तो हमारे दिमाग में एक छवि बनती थी। आज आपके सामने में चीज़ें परोस के रख दी गई हैं, रील्स के तौर पे, वीडियो के तौर पे। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कि खाना बनाने की ज़रूरत क्या, ऑर्डर करो आ जाएगा, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके
सोच पे असर सीधे तौर पे पड़ रहा है कि आपको परोसी हुई चीज़ें मिल रही तो आप सोचेंगे क्यों। हम कहते थे कि राजकुमारी थी, एक परी थी, तो एक परी की छवि आती थी या कुछ हम सोचते थे जब हम पढ़ते थे तब। जी। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पढ़ने का जो दौर था, मोबाइल और पढ़ने वाला जिक्र जो मैंने मेट्रो में किया, वो इसलिए कहा कि आपकी सृजनशीलता जो है, जो आप सोच पाते थे, इमेजिनेशन जो है, जो आप इमेजिन कर पाते थे, जब आपके सामने में चीज़ें तो आप इमेजिन क्यों करेंगे। तो इमेजिनेशन घट गया है। वो ज़रूरी है कि वो पढ़ने लिखने में कहानियाँ, किताबें। मधुकर उपाध्याय जी से बात हो रही थी, लंबी बातचीत हुई। संकेत के पिताजी हैं और संकेत जी से पहले से मेरा परिचय है क्योंकि मेरे सीनियर हैं IIMC के। तो उनसे लंबी बातचीत हो रही थी, वही बता रहे थे कि शायद मैंने अपने वक्त में थोड़ा सा मिस किया बच्चों को लेके, मतलब संकेत को लेके, कहानियाँ और भागदौड़ की ज़िंदगी में पढ़ाने को लेकिन पोता को लेके, उनको लेके मैं ये इंश्योर ज़रूर करता हूँ कि उनके साथ बैठूँ, उनको पढ़ाऊँ, उनको चीज़ें बताऊँ, कहानियाँ बताऊँ और अलग अलग तरीके की कहानियाँ बताता हूँ। जो कहानी नहीं भी एग्जिस्ट करती वो भी बताता हूँ। तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। यस। तो वो ज़रूरी है कि बच्चे को अगर क्यूरियस बनाना है, कल्पनाओं में वो तो दौड़े भागे, कल्पनाओं में वो सोचे। वो चीज़ें जब बनी बनाई आ जाएंगी, तब आप इनोवेशन की बात कैसे करेंगे, तब आप उस तरह की फील्ड में कैसे जाएंगे। तो वो कल को लेके दिक्कत आएगी। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसे भी, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि ये कल को समस्या पैदा करेगी जब चीज़ें परोसी जा रही है इस तरीके से। जब आपका बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा है, नहीं पढ़ रहा है, मोबाइल पे है, तो करियर तो बना लेगा, नौकरी भी मिल जाएगी, ठीक ठाक तनख्वाह भी हो जाएगी, लेकिन उस तरीके से वो सफल नहीं हो पाएगा जिसका वो वाकई हकदार था, क्योंकि उस तरीके से आपने उस रास्ते पे नहीं चलने दिया जो रास्ता आपको बनाना चाहिए था। मुख्य धारा के जर्नलिज्म से निकल के इधर आने के और कोई ऐसे अनुभव जो आपको लगता है कि जब आपको लगा कि ये तो बहुत फ़र्क है, जो मैं करता था वो कुछ और था, ये दूसरी दुनिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जब बड़ा फैसला लेते हैं तो एक समय, क्योंकि अचानक सब कुछ हुआ नहीं है, मुझे लगा कि अब धीरे धीरे वो लगना शुरू हो गया था कि बदलाव ज़रूरी है। आपको अपनी पत्रकारिता में क्या बदलाव लगा जिसकी वजह से आपने छोड़ा? पत्रकारिता में चीज़ें बहुत ठहर सी गई थी। आपके पास उस तरीके का एक्सपोजर या उस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। आप एक ही ढर्रे पे काम कर रहे थे और वो आपको, मैंने कहा ना कि रिपोर्टर अपनी स्टोरी की वजह से जाना जाता है, वो स्टोरी आप याद नहीं कर पा रहे थे। आज क्या हुआ तो फॉग पे लाइव दे दो, या कोहरा, या जो भी है धुंध आज के दौर में धुंध पे लाइव दे दो, तो आप खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, अपनी सैलरी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा था कि आपके पोटेंशियल का इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा है, आपको जो करना चाहिए, जो दिया जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आपके अंदर स्टोरीज उमड़ती घुमड़ती थी जो आप करना चाहते हैं, या आपके अंदर ही शिथिलता आ गई थी? नहीं, स्टोरी, क्योंकि आप, क्या होता है कि रिपोर्टर हर दिन कुआं खोदो और पानी पियो। हम लोग की पत्रकारिता ऐसी रही शिवाजी, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक चीज़ें सिमटी नहीं रही कि कल हमने लिखवा दिया कि इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ चले जाएंगे। शुरू से इस तरीके से नर्चर किया गया था, मेरी ही बात नहीं। NDTV वो इंस्टीट्यूशन रहा जहाँ पे इस तरीके से परवरिश हुई किसी की भी कि ग्राउंड रिपोर्ट्स, कभी रोक टोक नहीं किया गया कि इसके अगेंस्ट में, इसके फेवर में, कभी नहीं कहा गया कि इसके फेवर में करो, इसके अगेंस्ट में करो, ये कभी नहीं बताया गया। खबर बहुत इंपॉर्टेंट होती थी और उस खबर को लेके ही बातचीत होती थी। तो हर दिन आप क्या करते थे, आप सिर्फ टिक टैक, जो आज के दौर की पत्रकारिता है, सिर्फ आप लाइव, उस पर आप डिपेंडेंट नहीं रहते थे। जो मैक्सिमम न्यूज़ चैनल में है, NDTV अभी बचा हुआ है थोड़ा बहुत कि चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन वहाँ पर क्या है कि टिक टैक और लाइव के अलावा भी ज़िंदगी है, ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, वो नहीं कर पा रहा था। वो करने में आपको लग रहा था कि एक लंबा वक्त लग रहा है या चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे बदलाव बीच में हो रहे थे, तो उसमें आपको क्योंकि पॉलिटिकल बीट मेरा कोई नहीं था, लेकिन लग रहा है ना कि मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल ज़्यादा है मेरे अंदर, वो शायद इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल अपने तरीके से ज़रूर करना चाहिए। मैंने कहा ना कि पैसा एक ज़रिया है जीने का, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। तो आपको जो खुशी, जो चीज़ें देती हैं, आप हमेशा कंट्रोल वे में चल रहे हो, यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ से वहाँ चले जाओ, तो कब तक भागोगे आप? और किस चीज़ के लिए भाग रहे हो? आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको लोग देखे कि वाह क्या रिपोर्ट है, तो समझ में आती है चीज़ें, लेकिन वो आया और गया। NDTV के को लेकर के ख़ास तरह का नज़रिया भी आवाम में बना है, वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। NDTV का होने की वजह से तारीफ़ें बहुत मिली होंगी, क्या झेला भी कभी कुछ? झेला
तब झेला जब दिल्ली दंगे हो रहे थे। उस जगह मैं था वहाँ पर जिस जगह से दंगे की शुरुआत हुई दिन के 12:15-1 बजे के आसपास। आप वहीं थे? मैं वहीं था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और पत्थरबाजी वहीं से चलनी शुरू हुई। और वहीं पे एक दिन या 2 दिन पहले बीजेपी के नेता ने वहाँ पे भाषण भी दिया था, और वहाँ पे हमारा विरोध होना शुरू हुआ कि वो रवीश के नाम से हुआ कि आप उस चैनल से हैं तो आप यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो कुछ लोग थे जिन्होंने मदद भी की, लेकिन इस एनडीटीवी ने वाकई नाम बहुत दिया और सम्मान भी बहुत दिया। इनफैक्ट दिल्ली दंगों में हम लोग उस वक्त में मुस्लिम इलाकों में बहुत इजीली घुस जाके स्टोरी कर पा रहे थे, चांदबाग जैसे जगहों में। लेकिन उधर भजनपुरा और यमुना विहार की तरफ आपको किसी को कांटेक्ट करके तब जाना होता था, क्योंकि आप संरक्षण चाहिए था आपको। हाँ, मतलब कोई जानकार हो कम से कम। तो ऐसा नहीं कि उस तरफ के लोग फेवर में नहीं थे, लेकिन हाँ, वो नहीं होता कि एक छवि बन जाना कि आप तो विरोधी हैं हमारे। तो उसको बहुत कम मौक़ों पे झेलने का मौका मिला। एक तात्कालिक आपको मिला कोविड से ठीक पहले, तो मैंने बताया कि वो दिल्ली दंगों में थोड़ा सा मिला। अदरवाइज़ जो जर्नी रही है वो लग रहा था कि वाकई कुछ कर रहे हैं, उसका सम्मान मिल रहा है, लोग वाकई उसी नज़र से देख रहे हैं। व्यूअरशिप कितनी रही होगी नहीं पता, लेकिन लोग पहचानते थे आराम से। और उस पहचान का फ़ायदा आज के दौर में भी होता है कि जो आपने एक पहचान बनाई है वही बड़ी चीज़ है। कि प्लेटफॉर्म तो बड़ा नहीं है मेरा, लेकिन उस पहचान के दम पे आपको अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ ज़रूर मिल जाते हैं। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें अपने एडवोकेसी के हवाले से? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मैं कभी नहीं कहता कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप जबरन करवाएंगे तो लोग देखेंगे नहीं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि इस प्लेटफॉर्म को एक बार आके विजिट ज़रूर करें। जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो देखें। मुझे लगता है कि माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, मौसा मौसी हैं, फूफा फूआ हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, आपको मतलब की चीज़ें, मुझे लगता है, ये मेरा विश्वास है कि आपको दिखेंगी ज़रूर। और दिखें, क्योंकि यूट्यूब का एनालिटिक्स बताता है कि 80% आए इस 28 दिनों में, और आपको सब्सक्राइब नहीं किया, देखे और निकल गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम आप आइए, देखिए, मतलब का प्लेटफॉर्म लगता है तो उससे मनोबल बढ़ता है। जो कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर रहा है वो और बेहतर कंटेंट ला सकता है और बेहतर चीज़ें कर सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक ऐड नहीं आता था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले आप देखें आके उस प्लेटफॉर्म को, आपके मतलब का लगे तब आप उसको सब्सक्राइब करें। तो किडोक्रेसी को एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए ऐसे लोगों को जो पेरेंट्स हैं। आर्थिक तौर पे किडोक्रेसी का डिसीजन कैसा रहा? कैसे आपने सस्टेनेंस के सवाल को हल किया? देखिए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरी वाइफ की है। मेरी वाइफ वर्किंग है, तो कम से कम मेरे लिए थोड़ी सी लिबर्टी थी। तो पहले तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस, मोरली एक तरीके से आपके साथ खड़ा होना, वो उनका एक असिस्टेंस था। कुछ पैसे जोड़ रखे थे जो मैंने सोचा कि 1-1.5 साल तक किस तरीके से हम सस्टेन करेंगे। सैलरी बंद हो जाएगी, ये भी नहीं सोचा था कि मोनेटाइज हो जाएगा चैनल। तो मोनेटाइज तो हो गया, खैर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन पैसे आने शुरू हो गए। कितनी देर में मोनेटाइज हुआ? 11वें दिन मोनेटाइज हो गया था जब मैंने शुरुआत की। हाँ, वेरी नाइस। तो मोनेटाइज हो गया। तो एक तो पत्नी का साथ बड़ा इम्पोर्टेंट था। जब आपने छोड़ा एनडीटीवी, फैसला किया छोड़ने का, तो पत्नी साथ थी कि हाँ ठीक ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो हम दोनों पहले दोस्त हैं, तब पति पत्नी हैं। तो उनका बिल्कुल हर जगह पे मेरा उनका जो है साथ जो है वो रहा है। और वही बड़ी वजह है कि इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि एक मोटी सैलरी छोड़ के आप उस अंधेरे में चलने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कहाँ पे उजाला है आपको नहीं पता है, और कितने दिनों बाद आपको उजाला मिलेगा वो भी नहीं पता है। तो उसमें मेरी वाइफ जो है उनकी भूमिका बहुत अहम है। उनके पैसे, कुछ हमारे जोड़े हुए पैसे, वो एक मनोबल बना, उनका साथ बना। तो हमने कहा कि आइडिया ऐसा है कि जिस पे काम किया जा सकता है, जिसकी ज़रूरत है। और मैं आज भी भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि एक दिन भी ऐसा नहीं लगा इस 3 महीने में कि मैंने तो गलत कर दिया कुछ। तो मुझे खुशी मिलती है जो काम करता हूँ, और कोशिश करूँगा कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में अगर मेरी स्टोरी के ज़रिए ही कुछ बदलाव आता है, पॉजिटिव बदलाव, तो वो मेरे लिए बड़ी बात होगी। अक्सर हमारे देश में लोगों की शिकायत होती है कि मीडिया बहुत सतही काम कर रहा है और शोर ज़्यादा है, उसमें तथ्य कम है, तत्व कम है। लेकिन जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे परिमल कुमार साहब कर रहे हैं किडोक्रेसी के ज़रिए, उनका यूट्यूब चैनल है, जाइए देखिए जा करके। किसी न किसी तरह से आपको उससे जुड़ने का मौका मिलेगा, आपकी ज़िंदगी को वो ज़रूर छुएगा, क्योंकि आप
आपके मोहल्ले में बच्चे होंगे, आपके परिवार में बच्चे होंगे, या आपके अपने बच्चे होंगे, या होने वाले होंगे, कुछ तो होगा, क्योंकि इंसानियत तो आगे बढ़ेगी ही और बच्चे ही उसका ज़रिया हैं। और ये होता रहेगा उसी उम्मीद पर कि अच्छा काम होता रहे। तमाम आलोचनाओं के बावजूद जो हम डिजिटल मीडिया की करते हैं, मुझे लगता है यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जिन पर अच्छा काम भी हो रहा है, वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो एक्सपर्ट्स के पास नहीं जा सकते हर बात पर, जो साइकियाट्रिक मदद नहीं ले सकते, जो डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते उतनी आसानी से। उन सबको एक बुनियादी जानकारी दे रहे हैं जिससे वो प्रिवेंट कर सकें, परहेज़ कर सकें उन चीज़ों से जो हानिकारक हो सकती हैं। किडोक्रेसी इस तरह के सवालों को उठाता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा था आपका ये आइडिया सुन करके, जब आपने हम सब लोगों को बताया था, अनाउंस किया था, तब से अब तक बहुत शानदार जर्नी है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। किंतु परंतु की शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया आने की। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा।